आज मैं तिरुवनंतपुरम डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर साउदर्न रेलवे के अंतर्गत जो तिरुवनंतपुरम डिवीज़न आते हैं वहाँ पर ये पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था। यह पेपर CNW मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत 25% PQ कोटा के अंतर्गत पेपर कंडक्ट करवाए गए थे। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट का तो यह पेपर 21 जून 2024 को ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था। इसमें अगर बात करें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का तो टोटल कैंडिडेट से 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। और इस पेपर के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स रखे गए थे वो 100 रखे गए थे। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की यहाँ पर बात करें, पूछे गए हैं एज पर न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट्स विल इंडिकेट्स। नए वैगन नंबरिंग स्कीम के अनुसार पहले 2 अंक जो इंडिकेट करेंगे वो क्या इंडिकेट करेंगे वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो चूंकि आप जानते हैं कि जो नए वैगन नंबरिंग स्कीम के अंतर्गत जो टोटल वैगन का जो डिजिट्स होते हैं वो 11 डिजिट्स का टोटल होता है। इसमें अगर बात करें, अगर एग्जाम्पल से देखिए अगर तो एक वैगन का हम 11 अंकों का लेते हैं, जैसे 31 10 23 57 327। यह टोटल 11 अंकों का टोटल यहाँ पर वैगन्स नंबर है। यहाँ पर जो पहला 2 अंक जो होता है वो वैगन के टाइप को इंडिकेट करता है, यानी जो 31 यहाँ पर दिया गया है वह मेनली BCN AHS M1 टाइप को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद अगर बात करें 3rd एवं 4th डिजिट्स का तो यह यहाँ पर 10 है, जो मेनली जोनल जिस जोन से यह वैगन बिलोंग करता है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। यानी 10 जो यहाँ पर इंडिकेट करेगा वो मेनली ईस्ट सेंट्रल रेलवे से यह वैगन बिलोंग करता है, यानी ECR यहाँ पर होगा। अगर बात करें 5वें एवं 6ठे डिजिट्स का तो यह मेनली मैन्युफैक्चर ईयर जो वैगन्स का होते हैं उसको यह रिप्रेजेंट करता है, जो कि यहाँ पर 23 दिया गया है। तो यह इस वैगन का जो मैन्युफैक्चर ईयर होगा वो 2023 होगा, जिसमें लास्ट 2 अंक हम केवल यहाँ पर लेते हैं। इसके अलावा अगर बात करें 6, 7, 8, 9, 10 के जो डिजिट्स है वह मेनली सीरियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, और लास्ट में जो 7 दिया गया है वह इसके चेक डिजिट्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसके माध्यम से जो 11 अंकों का वैगन नंबर फॉर्मेशन होता है वह सही है या गलत है उसका हम पता लगाते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया तो पहले 2 अंक तो वह मेनली टाइप ऑफ वैगन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर B करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है A क्लास एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन इज लोकेटेड एट बीच पैलेस इन तिरुवनंतपुरम डिवीजन। जो तिरुवनंतपुरम डिवीजन जो साउदर्न रेलवे के अंतर्गत आते हैं वहाँ पर A क्लास जो ART है, A क्लास ART वो किस जगह पर लोकेटेड है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जान लें कि जो A क्लास ART होते हैं वह इसके अंतर्गत 140 टन जो बिडी क्रेन होते हैं उनको भी इसके अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है, ब्रेक डाउन क्रेन। यहाँ पर जो उस डिवीज़न के जो यहाँ पर कैंडिडेट अगर होंगे तो वो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं कि आपके डिवीज़न के अंतर्गत जो A क्लास ART है वो कहाँ कौन से जगह पर यह लोकेटेड है। नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर सिस्टम आर प्रेजेंट इन तिरुवनंतपुरम डिवीजन। जो तिरुवनंतपुरम डिवीजन के अंतर्गत कितने नंबर्स में यहाँ पर हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर सिस्टम जो अभी करंट में यहाँ पर प्रेजेंट है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें जो हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्शन सिस्टम जो होता है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में HABD डिवाइस बोलते हैं, इसका मेन काम होता है कि जैसे ही जो भी इन रूट की जो वैगन्स है या जो कोचेज है उनकी एक्सल को यह काउंट करता है। साथ ही साथ उसमें जो लगे सेंसर होते हैं टेम्परेचर सेंसर वो पार्टिकुलरली एक प्रत्येक बियरिंग के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। यह टेम्परेचर अगर 80 डिग्री सेल्सियस कोचेज के लिए मैक्सिमम होता है
90 डिग्री सेल्सियस अगर बात करें तो यह वैगन के लिए मैक्सिमम लिमिट रखा गया है। इससे अधिक अगर पाया जाता है तो उस केस में पार्टिकुलर वैगन्स को हम रेक से डिटैच कर सकते हैं। इसके अलावा दो किसी एक्सल के बीच जो बियरिंग्स के जो डिफरेंसेस होते हैं वो 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उस केस में भी यहाँ पर रेक से डिटैच किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर जो HABD डिवाइस होते हैं वह इंडोर के अंतर्गत जो लगे होते हैं उसमें वो एक यहाँ पर इसके सेंसर लगे होते हैं, टेम्परेचर सेंसर। सेकेंड जो इसके डिवाइस होते हैं सब असेंबली, वह यहाँ पर जिसे हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर बोलते हैं, जो कि 12 मीटर के डिस्टेंस पर यहाँ पर लगे होते हैं पैरेलल रेल लाइन से, जिसका काम होता है कि जैसे यहाँ पर बियरिंग्स यहाँ से पास आउट करेंगे तो प्रत्येक बियरिंग्स के व्हील बेस के आधार पर यहाँ पर उनको आइडेंटिफाई करना है कि ये लोको है या वैगन्स है या कोचेज है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। साथ ही साथ वह एक्सल को भी यहाँ पर काउंट करते हैं। साथ ही साथ जो साथ में लगे जो सेंसर लगे होते हैं टेम्परेचर सेंसर, वह पार्टिकुलरली उस एक्सल बियरिंग के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। इस प्रकार वो प्रॉपर HABD डिवाइस यहाँ पर फंक्शन करते हैं। अब यहाँ पर जो पूछा गया था कि तिरुवनंतपुरम डिवीजन के अंतर्गत कितने नंबर्स में होते हैं, तो उस डिवीजन के जो भी कैंडिडेट होंगे वो यहाँ पर कमेंट करें कितने नंबर्स में आपके डिवीजन के TBC डिवीजन के अंतर्गत HABD डिवाइस करंट में यहाँ पर यूज में आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न की अगर बात करें तो एग्जामिनेशन ऑफ सोल बार फॉर क्रोजन इज डन इन। यहाँ पर जो सोल बार का एग्जामिनेशन जो किया जाता है क्रोजन्स के लिए वह कितने अंतराल पर किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यह मेनली जो किए जाते हैं क्रोजन के लिए जो हम 16 बार का एग्जामिनेशन करते हैं वह D3 शेड्यूल्स के अंतर्गत हम करते हैं, और यह जो किया जाता है वह 180 ± 15 डेज के अंतराल पर यह किया जाता है। यहाँ पर अगर बात करें सही उत्तर का तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं टाइप ऑफ कपलर इज यूज्ड इन लोकोमोटिव्स। लोकोमोटिव्स के अंतर्गत किस प्रकार के कपलर प्रयोग किए जाते हैं, तो इसमें मेनली ई टाइप से कपलर यहाँ पर यूज किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो एच टाइप की बात करें तो एच टाइप में LHB कोचोज के अंतर्गत एच टाइप कपलर्स का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। इसके अलावा बात करें वंदे भारत ट्रेन्स का तो इसके अंतर्गत सेमी परमानेंट कपलर जिसे डिलेनर के रूप में हम जानते हैं उनका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें मेम्यू ट्रेन जो चलते हैं इनमें जो कपलर प्रयोग किए जाते हैं वह मेनली सैकू कपलर का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा वैगन के अंतर्गत जो मालगाड़ियाँ चलते हैं इसमें भी ई टाइप के कपलर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है वेयर इज वाइल्ड सिस्टम लोकेटेड इन तिरुवनंतपुरम डिवीजन। त्रिवेंद्रम डिवीजन यहाँ पर बोला गया है कि इस डिवीजन के अंतर्गत कहाँ पर वाइल्ड सिस्टम लोकेटेड किए गए हैं। तो वाइल्ड मेनली जो होते हैं इसे हम फुल फॉर्म में व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर बोलते हैं। इनका मेन फंक्शन जो होता है वाइल्ड का कि इनके जहाँ भी वाइल्ड्स लगे होते हैं इनसे थ्रू आउट होने वाले जितने भी कोचेज या वैगन्स होते हैं इनके चक्कों पर जो किसी प्रकार का डिफेक्ट्स है व्हील्स के अंतर्गत या फ्लैट स्पॉट्स है जो कि हमारे ट्रैक्स के ऊपर एक्सेसिव लोड्स के कारण आते हैं उनको यह मेजर करता है और उसके अनुसार यह अलार्म्स को जनरेट करता है कि किस प्रकार का अलार्म यहाँ पर है। इम्पैक्ट्स यहाँ पर हमें ट्रैक्स से ऊपर आ रहे हैं और व्हील्स यहाँ पर व्हील्स को या इम्पैक्ट को इस प्रकार मेजर करता है। अगर बात करें वाइल्ड्स के अंतर्गत व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर के अंतर्गत तो जो रेल लाइन्स होते हैं दोनों रेल लाइन्स के अंतर्गत यहाँ पर दोनों तरफ स्ट्रेन गेज लगे होते हैं। इसका नंबर की अगर बात करें तो 18 नंबर्स में यहाँ पर होते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर व्हील्स यहाँ पर पास आउट करते हैं प्रत्येक स्ट्रेन गेज द्वारा एक इम्पैक्ट यहाँ पर मेजर किया जाता है और प्रत्येक इम्पैक्ट को यहाँ पर सीरियल वाइज लिए जाते हैं और इसमें सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम जो इम्पैक्ट्स है लोअर इम्पैक्ट्स है सारे को यहाँ पर कंप्राइज करके एक इम्पैक्ट्स अलार्म जनरेट किया जाता है। और इसके लिए जो अलार्म्स होते हैं वह मेनली अगर बात करें कि अगर 20 से लेकर 25 तक का अगर इम्पैक्ट्स होता है तो वह मेनली मीडियम अलार्म्स के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा 25 से लेकर 30 टन तक अगर इम्पैक्ट जनरेट होता है तो उस केस में यह हाई अलार्म्स के रूप में जाना जाएगा। और वहीं मोर देन 30 टन से एबव अगर इम्पैक्ट जनरेट होता है एक्सेसिव लोड्स के कारण टैक्स के ऊपर तो उस केस में यह इमरजेंसी अलार्म्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। इस प्रकार वाइल्ड्स यहाँ पर व्हील्स
कि फ्लैट स्पॉट्स के अलावा व्हील डिफेक्ट्स जो होते हैं कई सारे, उनको एक्सेसिव लोड जो टैक्स के ऊपर आते हैं उसके आधार पर यह मेजर करने का काम वर्ल्ड्स के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यह पूछा गया था त्रिवेंद्रम डिवीजन के अंतर्गत कहाँ पर है, तो वहाँ पर उस डिवीजन के जो भी कैंडिडेट होंगे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ पर आपके डिवीजन के अंतर्गत वायर सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ कैसना बोगी। कैसना बोगी का यहाँ पर मेंटेनेंस मैनुअल पूछा गया है कि क्या होता है। तो कैसना बोगी के लिए जो हम आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट्स का प्रयोग करते हैं इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस ऑफ कैसना बोगी के लिए, वह मेनली G95 का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। जी मेनली यहाँ पर गुड्स के लिए प्रयोग किया जाता है, मालगाड़ियों के लिए 95 यहाँ पर कोड होते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो G97 जो दिया गया ऑप्शन में, यह मेनली एयर ब्रेक सिस्टम जो कि फ्रेट स्टॉक के होते हैं उनसे यह रिलेटेड होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अलावा कई सारे आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट द्वारा दिया गया है, जैसे कि G70 के अंतर्गत बॉक्स एंड वैगन का इंस्पेक्शन एवं मेंटेनेंस किया जाता है। G73 के अंतर्गत बोवार एंड वैगन का। G76 की अगर बात करें तो यह CBC फॉर लाइन स्टाफ, जो ओपन लाइन के CNW स्टाफ होते हैं उनके लिए इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस जो CBC का किया जाता है वह मेनली G76 के अंतर्गत इनको मेंशन किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें G80 का, तो G80 के अंतर्गत CBC फॉर वर्कशॉप स्टाफ को अगर कोई इंस्पेक्शन एवं मेंटेनेंस करना हो CBC से रिलेटेड तो उसके बारे में G80 के अंतर्गत बताए गए हैं। इसके अलावा जो कि कैसना बोगी में जो CTRB का प्रयोग किया जाता है, कार्टिज टेपर रोलर बियरिंग का, इनका इंस्पेक्शन एवं मेंटेनेंस G81 के अंतर्गत बताया गया है। इसके अलावा अगर बात करें G90 का, तो G90 के अंतर्गत BTPN वैगन्स को बारे में बताए गए हैं। G100 के अंतर्गत ATL यानी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक का जो प्रयोग कंटेनर्स को लॉक करने के लिए किया जाता है, इससे रिलेटेड बताए गए हैं। इसके अलावा G112 की अगर बात करें तो G112 के अंतर्गत LCCF 20C बोगी जिसका प्रयोग BLC वैगन के अंतर्गत किया जाता है। वहीं इसके अलावा LWLH 25 बोगी की अगर बात करें तो ये दोनों का इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस G112 के अंतर्गत किया जाता है। LWLH 25 बोगी जो है जिसका प्रयोग मेनली 25 टन की रिक्वायरमेंट को देखते हुए बॉक्सन एस वैगन के अंतर्गत किए जाते हैं। तो ये जो भी आपको डायमेंशन वगैरह बताए जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन, उससे डायरेक्ट बेसिस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इफ द प्राइमरी स्प्रिंग ऑफ एन एक्सल बॉक्स इज बिग इट कैन बी आइडेंटिफाई। अगर यहाँ पर बोला गया है कि एक्सल बॉक्स का प्राइमरी स्प्रिंग अगर वीक होता है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, किसके माध्यम से, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर किसी भी प्रकार के एक्सल बॉक्स में जो प्राइमरी स्प्रिंग जो एक्सल बॉक्स के पास लगे होते हैं इनमें किसी भी प्रकार की अगर वीकनेस आता है तो इसको जो आइडेंटिफाई किया जाएगा वह इनके मेनली डिफ्लेक्शन के आधार पर किया जाएगा। इनमें जो डिफ्लेक्शंस होते हैं जो कि इनिशियली एवं जो ओल्ड स्प्रिंग्स होते हैं उनमें थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं, इनके डिफ्लेक्शन के आधार पर हम डिफ्लेक्शन के आधार पर इसको मेजर करेंगे और इस आधार पर हमको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह वीक है या अभी प्रॉपर वर्किंग में यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें करेक्ट उत्तर का तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इट कैन बी मेजर्स बाय द डिफ्लेक्शन ऑफ द प्राइमरी डैम्पर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव ग्रांटेड ऑन एक्सीडेंट्स ऑन ड्यूटी सेल नॉट बी एक्सीड। यहाँ पर बोला गया है कि ऑन ड्यूटी किसी कर्मचारी को अगर एक्सीडेंट होता है तो इस केस में जो स्पेशल डिसेबिलिटी लीव जो प्रोवाइड करवाया जाता है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, 120 डेज से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स शुड बी चेंज इफ बर्न आउट बियॉन्ड। के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स जो है, के टाइप्स के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स इनको चेंज किया जाना चाहिए जब ये इसका जो लिमिटेशन है थिकनेस है वो मेनली 12 mm से ज़्यादा बिलो कर जाए, तो उस केस में इसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। के टाइप ब्रेक ब्लॉक की अगर बात करें तो यह मेनली
जो BMBS सिस्टम जो है इसमें इसका प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम या कोचिंग की अगर बात करें तो बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर टाइप्स में इसका प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, HP जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वो मेनली हॉर्स पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट्स के इक्वल होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बीच स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर इशूइंग स्टॉक आइटम्स फ्रॉम स्टोर। यहाँ पर बोला गया है कि स्टोर से अगर कोई स्टॉक आइटम को यहाँ पर इशू करना हो तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म का प्रयोग जो हम करते हैं वो कौन सा करते हैं। तो इसके लिए अगर हमें रिक्वायरमेंट है अगर स्टोर के अंतर्गत स्टॉक आइटम्स को इशू करने के लिए, तो इसके लिए हम S1313 का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह मेनली स्टॉक आइटम को स्टोर से इशू करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर आपको नॉन स्टॉक के लिए पूछा जाता है तो नॉन स्टॉक के लिए जो हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म वह S1302 का प्रयोग हम नॉन स्टॉक आइटम के लिए करते हैं। इसके अलावा S1539 की अगर बात करें जिसको हम DS8 के फॉर्म में भी जानते हैं, यह मेनली डिस्पोजल ऑफ सरप्लस स्टोर के लिए किया जाता है। इसके अलावा LM171 जो है वह मेनली जो यूज किया जाता है वह किसी स्पेसिफाइड जो वर्क होता है उसके लिए स्टोर से मटेरियल को इशू करने के लिए यहाँ पर LM171 का प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा किसी रोलिंग स्टॉक को अगर कंडमिंग करना हो तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे वो M268 का प्रयोग यहाँ पर किसी रोलिंग स्टॉक को कंडम करने के लिए यूज में लेंगे। इसके अलावा कोई इम्प्रेस्ड आइटम्स को हम रिकपिंग करना हो तो इसके लिए S1830 का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो ये जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म जो बताए जा रहे हैं जो स्टोर से रिलेटेड है इसको आप ध्यानपूर्वक यहाँ पर याद रखें। यहाँ से एक न एक प्रश्न एग्जाम के अंतर्गत देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं वाटर इज यूज टू एक्सटिंग्विश डैश क्लास ऑफ फायर। यहाँ पर पूछा गया है कि वाटर का प्रयोग हम किस प्रकार के क्लास को फायर्स को हम बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले यह जान लें कि जो आग होता है फायर्स होते हैं वो इसको हम ट्रायंगुलर शेप से डिनोट करते हैं। इसमें 3 कंपोजिशन मिलकर यहाँ पर तैयार होता है फायर्स, ऑक्सीजन, हीट, थर्ड जो होता है फ्यूल्स। तीनों को जब कंपोजिशन बनते हैं तब जाकर यहाँ पर फायर्स का फॉर्मेशन होता है। क्लास की अगर बात करें तो मेनली 4 क्लास में यहाँ पर फायर्स जो होते हैं। क्लास ए की अगर बात करें तो क्लास ए के अंतर्गत क्लॉथ, वुड, इसके अलावा बात करें तो प्लास्टिक, पेपर, ये सारे क्लास ए के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर बात करें क्लास बी के अंतर्गत तो इसमें फ्लेमेबल लिक्विड्स एवं गैसेज आते हैं जैसे कि पेट्रोल्स, डीजल्स वगैरह जो होते हैं वो क्लास बी के अंतर्गत रखा जाता है। वहीं क्लास सी की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत जितने भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स से रिलेटेड फायर्स लगते हैं तो उसको क्लास सी के अंतर्गत रखा जाता है। वहीं क्लास डी की अगर बात करें तो क्लास डी में मेनली मेटल्स को शामिल किया जाता है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम से लगे जो फायर्स होते हैं उनको यहाँ पर शामिल किया जाता है क्लास डी के अंतर्गत। तो इस प्रकार मेनली 4 क्लासेस में फायर्स को रखा जाता है। अब यहाँ पर पूछा गया प्रश्न में कि वाटर को किस क्लास के फायर्स को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो चूंकि जो क्लास ए के फायर्स होते हैं जिसमें क्लॉथ्स, वुड, प्लास्टिक वगैरह जो होते हैं, पेपर्स वगैरह, ये नॉर्मली फायर्स लगे होते हैं तो इसके लिए हम वाटर्स का प्रयोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं बुझाने के लिए। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRN। CRN का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है जो कि होता है कंसाइनी रिसिप्ट नोट होता है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है वैरल डायमीटर ऑफ BTPN टैंक वैगन इज डैश mm। जो BTPN टैंक वैगन होते हैं इनमें वैरल होता है, वैरल के नीचे जो होता है जिसे हम सैडल फॉर्म में बोलते हैं जहाँ पर इसका वैरल का जो प्रॉपर माउंटेड होते हैं ये वैरल का यहाँ पर
बैरल के जस्ट ऊपर यहाँ पर 2 डॉम्स होते हैं BTPN वैगन्स का, बीच में यहाँ पर मिड सेंटर जो होते हैं बैरल्स के ऊपर, वहाँ पर इसके सेफ्टी डिवाइस लगा होता है। यहाँ पर सेफ्टी वाल्व लगे होते हैं जो कि 1.4 kg प्रेशर पर यहाँ पर सेट होते हैं। इससे एबव एक्सेस प्रेशर बनने पर सेफ्टी वाल्व के द्वारा एक्स्ट्रा प्रेशर को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। अब यहाँ पर अगर बात करें बैरल डायमीटर BTPN वैगन का, तो डाया जो होता है बैरल डाया वह 2805 mm इसका बैरल डाया होता है। वहीं अगर आपसे लेंथ पूछा जाता है टोटल लेंथ बैरल का, तो यह होता है 11458 mm इसका लेंथ होता है बैरल का। इसके अलावा BTPN वैगन्स में मास्टर वाल्व्स होते हैं, बॉटम डिस्चार्ज वाल्व होते हैं और सबसे नीचे जो बॉटम फ्लेंज डिस्चार्ज पाइप लगे होते हैं जिसके माध्यम से जो कम्युनिटी लोड किए जाते हैं BTPN टैंक वैगन के अंतर्गत, उसको यहाँ पर डिस्चार्ज प्रोसेस यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें बैरल डायमीटर्स का, तो बैरल डायमीटर्स मेनली जो होगा 2850 mm यहाँ पर होगा। अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है स्टॉक विच प्रोवाइड फॉर एन इमरजेंसी इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द सप्लायर्स एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ फ्लक्चुएशन इन कंजप्शन इज नोन एज। यहाँ पर बोला गया कि ऐसा आइटम्स जो सप्लायर्स के डिफॉल्ट्स की स्थिति में इमरजेंसी कंडीशन के लिए तथा कंजप्शन में फ्लक्चुएशन को देखते हुए जो उपलब्ध होता है वो आइटम्स क्या कहलाता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जो यहाँ पर अगर बात करें कि इमरजेंसी कंडीशन में अगर सप्लायर्स के डिफॉल्ट्स के बावजूद ही हम यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है कि कंजप्शंस में जो फ्लक्चुएशन वगैरह होते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर हमें एडवांस में हमें स्टॉक्स रखना पड़ता है जिससे हम बफर स्टॉक्स के तौर पर जानते हैं। तो इस प्रकार के स्टॉक को हम बफर स्टॉक्स बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो एक होता है कस्टडी स्टॉक। कस्टडी स्टॉक के अंतर्गत ऐसा स्टॉक जो स्पेशल वर्क के लिए खरीदे गए हो तथा वर्कशॉप स्टोर्स के अंतर्गत पुनः उसे रख दिया गया हो ताकि आगे किसी काम के लिए यूज में आ सके। तो इस प्रकार के जो स्टॉक्स होते हैं उसे कस्टडी स्टॉक के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें ऑर्डिनरी स्टॉक्स का, तो ऑर्डिनरी स्टॉक्स को आमतौर पर जो निरंतर जो टर्न ओवर्स के बेसिस पर हमें जो डिमांड्स आती है रेगुलर बेसिस पर, इसको देखते हुए यहाँ पर आइटम्स को रखना पड़ता है। तो इस प्रकार के स्टॉक्स को ऑर्डिनरी स्टॉक्स बोलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें सरप्लस स्टोर जो होता है कि ऐसा आइटम जो पिछले 24 मंथ्स के अंतर्गत किसी भी यूजर को जारी नहीं किया गया है, तो उस प्रकार के आइटम्स को हम सरप्लस स्टोर्स बोलते हैं। इसके अलावा इनएक्टिव स्टोर जो होते हैं पिछले 12 मंथ्स जो 12 मंथ्स में जारी नहीं किया जाता है उसे इनएक्टिव स्टोर्स के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें इम्प्रेस्ड स्टोर्स का, तो इम्प्रेस्ड स्टोर्स का रिक्वायरमेंट जो हमारा डेली लाइफ्स की जो सर्विस एक्टिविटीज मेंटेनेंस वगैरह होते हैं डे टू डे बेसिस के ऑपरेशंस के आधार पर, तो उनके लिए जो आइटम्स रखा जाता है उसे हम इम्प्रेस्ड स्टोर को रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार आप कई सारे जो स्टोर्स जो होते हैं इनको आप यहाँ पर बताए गए हैं इसके बारे में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं फॉर फ्रेट ट्रेन्स इफ द टेम्परेचर ऑफ एक्सेल बॉक्स यू फाउंड मोर देन 10 डिग्री सेल्सियस द वैगन टू बी डिटैच्ड फ्रॉम सर्विस। यहाँ पर बोला गया कि फ्रेट ट्रेन के लिए मालगाड़ियों के लिए यहाँ पर जो टेम्परेचर जो एक्सेल बॉक्स का होना चाहिए वो 90 डिग्री सेल्सियस या मेनली वैगन के लिए होता है, और 80 डिग्री सेल्सियस जो है वो मेनली कोच के लिए मैक्सिमम एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर होता है। यहाँ पर चूंकि फ्रेट ट्रेन मालगाड़ियों के लिए पूछा गया था वैगन के लिए, तो उस केस में 90 डिग्री सेल्सियस से अगर अधिक पाया जाता है एक्सेल बॉक्स का टेम्परेचर, तो इस केस में वैगन को सर्विस से डिटैच किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर A 90 डिग्री सेल्सियस इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व आर परमिटेड इन आइसोलेटेड कंडीशन इन ट्रेन कंसिस्ट ऑफ ICF कोच विथ अ लोड ऑफ 18 कोचेज। कोई अगर ट्रेन है यहाँ पर करेक्ट तैयार होता है
रेक में 18 कोच का ICF कोच का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, तो उस केस में कितने नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व यानी DB को यहाँ पर आइसोलेट कंडीशन में यहाँ पर परमिट किया जा सकता है। चूँकि यहाँ पर 18 कोच का रेक है, अगर चूँकि आप जानते हैं कि BB परसेंटेज जो यहाँ पर होता है वह मेनली टोटल वर्किंग ब्रेक सिलेंडर जो यहाँ पर है और टोटल वर्क ब्रेक सिलेंडर यहाँ पर होते हैं, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 100 लिया जाता है, तब जाकर यहाँ पर ब्रेक पावर परसेंटेज निकलते हैं। चूँकि यहाँ पर DB के लिए बोला गया है, DB जैसे ही आइसोलेट होगा तो पूरे रेक से यहाँ पर पूरे कोच जो पार्टिकुलर कोच होगा वो प्रॉपर आइसोलेट हो जाएगा। तो उस बेस के आधार पर अगर देखें अगर तो यहाँ पर टोटल 18 कोच है, तो 18 के नंबर में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व होगा। अगर हम कोचेज की कंडीशन में ओरिजिनेटिंग पॉइंट्स पर 100% ब्रेक पावर अलाउ होता है, इन रूट के कंडीशन में मिनिमम 90% अलाउ होना चाहिए, इससे बिलो आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर 17 अगर लेते हैं, केवल एक गाड़ी आइसोलेट यहाँ पर लिया जाता है, तो उस केस में जो ब्रेक पावर परसेंटेज निकल कर आ रहा है वह 94.4% यहाँ पर निकल कर आया है, जो कि एबव 90% है। तो इस केस में केवल और केवल वहीं जैसे आप 2 कोच आइसोलेट करते हैं, 2 DB आइसोलेट करते हैं, तो यह तुरंत जो ब्रेक पावर परसेंटेज रिड्यूस होकर 88.8% पर आ जाएगा, जो कि परमिसिबल नहीं है। मिनिमम जो परमिसिबल होगा वह 90% होगा और 94% एबव है 90% से, जो कि 1 DB आइसोलेट होने की कंडीशन में होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मिनिमम बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक इन ICF कोच इज। ICF कोच में मिनिमम बफर प्रोजेक्शन हेड स्टॉक से पूछा गया कितना mm होता है। तो मिनिमम बफर प्रोजेक्शन जो है वह 584 mm होता है। स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड जो होता है 635 mm बफर प्रोजेक्शन हेड स्टॉक से होता है। प्रश्न में मिनिमम पूछा गया था, तो यहाँ पर 584 mm हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। इसके अलावा अगर बात करें कि जो ICF कोचे में जो बफर का प्रयोग किया जाता है, इनका बफर प्लंजर फेस का जो डाया होगा वह डाया 457 mm होता है। वहीं इसका जो मैक्सिमम प्लंजर स्ट्रोक होता है, मैक्सिमम प्लंजर स्ट्रोक की अगर बात करें तो यह 127 mm यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा बफर प्लंजर जो बना होता है वो कास्ट स्टील का बना होता है और एक ही साइड में 2 बफर जो लगे होते हैं उनके बीच के जो डिस्टेंसेज होते हैं यह टोटल 1556 mm यहाँ पर 956 mm यहाँ पर ओवरऑल डिस्टेंसेज होते हैं एक एंड पर 2 बफर्स के बीच का। इस प्रकार जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताए जा रहे हैं इसको आप ध्यानपूर्वक याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वेयर इज द सेफ्टी वाल्व फिटेड इन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक वैगन। यहाँ पर सेफ्टी वाल्व कहाँ पर फिटेड होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक वैगन के अंतर्गत। तो जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक वैगन जो बोला गया है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BTPGLN के रूप में जानते हैं, जो गैस वाले जो वेल जाते हैं उसके अंतर्गत यहाँ पर 2 ऊपर में जो 2 डोम लगे होते हैं फिलिंग करने के लिए गैसेस को। नॉर्मली जो BTPN वैगन में जो सेफ्टी वाल्व होता है वो आउटसाइड डोम और बैरल के सेंटर में लगा होता है, लेकिन जो BTPGLN की अगर बात करें लिक्विफाइड पेट्रोलियम टैंक वैगन की, तो इसमें जो सेफ्टी वाल्व लगा होता है वो इनसाइड डोम लगे होते हैं। यानी जो अगर फिट होगा जो सेफ्टी वाल्व वह इनसाइड डोम होता है। 2 नंबर्स में यहाँ पर डोम्स है, तो 2 की संख्या में यहाँ पर सेफ्टी वाल्व यहाँ पर मौजूद होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो सेफ्टी वाल्व जो सेट होता है इस जो कि एक प्रेशर पर सेट होता है, जिससे एक्स्ट्रा प्रेशर बनने पर वह प्रेशर को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। यह प्रेशर होता है 15.82 kg 85 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर। यह सेफ्टी वाल्व BTPGLN वैगन्स के अंतर्गत इनसाइड डोम में यह सेट होता है। इससे ज़्यादा एक्सेस प्रेशर बनने पर यह एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है और इसका लोकेशन इनसाइड डोम होता है। 2 की नंबर्स में यह प्रत्येक BTPGLN वैगन के अंतर्गत सेफ्टी वाल्व्स उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर जो पूछा गया तो कहाँ होता है, तो इनसाइड डोम, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन द पे मैट्रिक्स ऑफ 7th CPC। जो 7th CPC के अनुसार यहाँ पर कितने नंबर्स में लेवल्स है वो यहाँ पर पूछा गया है।
तो यहाँ पर अगर बात करें कि अगर रेलवे के अनुसार देखा जाए 7 CPC से मेनली जो है 7th पे कमीशन है, जो कि सेंट्रल पे कमीशन यहाँ पर बोला जाता है। इसके अनुसार रेलवे के अंतर्गत मैक्सिमम जो लेवल रखा गया हुआ है वो लेवल 1 से स्टार्ट होकर लेवल 17 तक मैक्सिमम रेलवे के अंतर्गत होता है। लेवल 1 में मेनली जो असिस्टेंट जो होते हैं उनको शामिल किया गया है, जबकि लेवल 17 के अंतर्गत चेयरमैन रेलवे बोर्ड, इसके मेंबर्स, इसके अलावा चीफ कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी को शामिल किया गया है। इसके अलावा लेवल 16 के अंतर्गत जनरल मैनेजर्स रेलवे के होते हैं, और जो मैक्सिमम 7 CPC के अंतर्गत जो होता है वो लेवल 18 होता है, जो कि रेलवे के अंतर्गत नहीं है। यह मेनली जो होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी जो ऑफिसर्स होते हैं उनको शामिल किया गया लेवल 18 के अंतर्गत। इसके अलावा जो डिफेंस के जो चीफ्स है, जैसे कि सेना प्रमुख जो हो गया, वायु सेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख वगैरह, ये इनको मेनली लेवल 18 के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। टोटल यहाँ पर मैक्सिमम 7 CPC के अंतर्गत 18 होते हैं। रेलवे के अंतर्गत अगर पूछा जाता है एग्जाम के अंतर्गत तो मैक्सिमम लेवल 17 का होता है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था वो नॉर्मली 7 CPC का मैक्सिमम लेवल पूछा गया था, तो टोटल 18 लेवल्स होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है थिकनेस ऑफ सोल बार ऑफ LHB कोचेज। LHB कोच के सोल बार का थिकनेस पूछा गया है। तो LHB कोच में जो सोल बार को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मटेरियल का प्रयोग किया जाता है वह मेनली कॉटन स्टील, जिसे हम IRSM 41 के तौर पर जानते हैं। इसमें जो थिकनेस होता है वह मेनली 6 mm इसका थिकनेस होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें हम कि जो साइड वाल्व, एंड वाल्व, इसके अलावा अगर बात करें तो रूफ स्ट्रक्चर, रूफ सीट यहाँ पर ध्यान न दे, रूफ स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। रूफ स्ट्रक्चर्स के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है वह फेरेटिक स्टील का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम स्टेनलेस स्टील SS 409M के तौर पर जानते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो रूफ सीट, इसके अलावा थोरोफ्लोर के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं उस वह ऑस्टेनेटिक स्टील का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SS 304 के तौर पर जानते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अंडर फ्रेम एवं सोल बार के लिए हम IRSM 41 कॉटन स्टील मटेरियल का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड फॉर इशूइंग द ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन। ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन के ऑर्डर को इशू करने के लिए यहाँ पर कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म की रिक्वायर होता है इशू करने के लिए? तो जब भी कोई कर्मचारी को अगर डीम्ड सस्पेंशन करना हो उसके लिए जो ऑर्डर जारी किया जाता है वह स्टैंडर्ड फॉर्म 2 इसके लिए जारी किया जाता है, जो कि मेनली डीम्ड सस्पेंशन के लिए होता है। यह तब जारी किया जाता है जब कोई कर्मचारी पुलिस कस्टडी में 48 आवर्स से ज़्यादा अगर सिट करता है, तो जब से उसको हिरासत में लिया गया इनिशियली पीरियड से, तब से उसको सस्पेंशन माना जाएगा और इस प्रकार के सस्पेंशन को डीम्ड सस्पेंशन के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म 2। इसके अलावा स्टैंडर्ड फॉर्म 1 नॉर्मली सस्पेंशन करने के लिए होता है। SF3 जो है स्टैंडर्ड फॉर्म 3 यह सब्सिस्टेंट अलाउंस निर्वाह भत्ता होता है। जब कर्मचारी सस्पेंशन पीरियड में होते हैं तो उस दौरान कर्मचारी को कोई निर्वाह भत्ता दिया जाए, इसके लिए कर्मचारी को SF3 के माध्यम से उनको अलाउंसेस प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसे सब्सिस्टेंट अलाउंस के तौर पर जाना जाता है। अगर कोई निलंबित कर्मचारी को, सस्पेंडेड कर्मचारी को पुनः ड्यूटी पर लाना हो, यानी रिवोकेशन फ्रॉम सस्पेंशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म 4 का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा स्टैंडर्ड फॉर्म 5 का प्रयोग मेजर पेनाल्टी के लिए और SF11 का प्रयोग माइनर पेनाल्टी यानी छोटी शास्ति के लिए किया जाता है। और SF अगर 7 की अगर बात करें तो अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर्स और SF8 के अंतर्गत अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है रोलिंग स्टॉक रजिस्टर्ड 6 इज डैश। यहाँ पर जो RS6 जो प्रयोग किया जाता है, नॉर्मली जो रेग मेंटेनेंस जो कोचिंग के होते हैं वहाँ पर अलग अलग प्रकार का मेमो का प्रयोग किया जाता है RS फॉर्म में।
रोलिंग स्टॉक रजिस्टर के फॉर्म में। तो इसमें पूछा गया कि RS6 का प्रयोग यहाँ पर किस लिए किया जाता है। तो RS6 का प्रयोग मेनली ब्रेक पावर सर्टिफिकेट के लिए किया जाता है। यह मेनली BPC के लिए किया जाता है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अलावा भी कई सारे रोलिंग स्टॉक रजिस्टर के लिए जो फॉर्म यूज किए जाते हैं, जैसे कि RS16 या सिक के लिए, सिक मेमो देने के लिए यूज किया जाता है। 17 की अगर बात करें तो यह मेनली फिट मेमो जारी करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें जो नॉर्मली पूछा जाता है वह पूछा जाता है RS7 का। तो यह मेनली ट्रेन एग्जामिनर की डायरी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आप रोलिंग स्टॉक रजिस्टर के अलग अलग फॉर्म्स को याद रखें, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ द अंडर कैरिज ऑफ 140 टन क्रेन इज कॉल्ड। जो 140 टन क्रेन्स के अंतर्गत जो कैरिज लोडेड कंडीशन अगर होता है तो उसके मूवमेंट्स, जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले आप जान लें कि जो 140 टन क्रेन जो होते हैं इनमें इस प्रकार जो फॉर्मेशन होता है या इसके बूम वाले पोर्शन होते हैं जिसे जिग या बूम बोलते हैं। यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए हुक लगा होता है और इसके सपोर्ट के लिए यहाँ पर एक बार्स के फॉर्म में लगा होता है, जिसे पीछे यहाँ पर काउंटर वेट लगे होते हैं। नीचे प्रोम्स होते हैं जो यहाँ पर प्रॉपर जो BD क्रेन से उसको स्टेबिलिटी मिल सके, इसके लिए नीचे प्रोब लगे होते हैं। अब यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार के जो मोशंस होते हैं, मूवमेंट होते हैं, उसके आधार पर हम इसको अलग अलग नामकरण देते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर अप या डाउन यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लेकर किया जाता है तो इस प्रकार के मोशंस को हम होस्ट मोशन के तौर पर जानते हैं। इसके अलावा अगर कोई मोशन की केवल हमारा बूम या जिग अप या डाउन किया जाता है तो उस प्रकार के मोशन को हम डायरेक्टिंग मोशन के तौर पर जानते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो डायरेक्टिंग मोशन के तौर पर हम जानते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि अगर प्रॉपर यहाँ पर इस प्रकार से मूवमेंट किया जाता है तो इस प्रकार के मूवमेंट्स को हम जो बोलते हैं वह बोलते हैं हम स्लेविंग मोशन के तौर पर जानते हैं। स्लेविंग मोशन के तौर पर यहाँ पर जानते हैं। जब प्रॉपर यहाँ पर ट्रैवल करता है क्रेन तो इस प्रकार के मोशन को हम लॉन्ग ट्रैवल मोशन के तौर पर जानते हैं। इस प्रकार टोटल BD क्रेन्स में 4 प्रकार के मोशंस यहाँ पर मूवमेंट के आधार पर बताए जाते हैं। चूंकि अगर यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया है वो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट्स पूछा गया, यानी वर्टिकल मूवमेंट्स पूछा गया है, इसके अंतर्गत कैरेज यहाँ पर लोडेड है, उसको अगर लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट्स कराते अप या डाउन तो उसको हम होस्ट मोशन के तौर पर जाना जाएगा। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ISO 14001 इज रिलेटेड टू। ISO 14001 किससे संबंधित है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो ISO 14001 की अगर बात करें तो यह मेनली EMS यानी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड होता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी QMS के लिए हम जो ISO प्रयोग किया जाता है वो ISO 9001 का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO 15001 का प्रयोग किया जाता है। 15001 का प्रयोग यहाँ पर एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो ISO 14001 के लिए जो OHSAS जो होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इनके लिए मेनली जो होता है वो ISO 45001 का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ISO 3834 की अगर बात करें 3834 का तो यह मेनली बिल्डिंग रिक्वायरमेंट जो होता है क्वालिटी रिक्वायरमेंट फॉर बिल्डिंग, इस पर्पस को देखते हुए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है
POH ऑफ बॉक्सन वैगन इज डन एट द इंटरवल ऑफ डैश मंथ्स। जो बॉक्सन वैगन का जो POH किया जाता है वो कितने अंतराल पर किया जाता है? तो अगर कोई बॉक्सन वैगन न्यूली बिल्ट अगर हो तो इसका जो किया जाएगा वो 6 ईयर के अंतराल पर किया जाएगा, जो कि फर्स्ट यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद जितने भी सब्सिक्वेंट पीरियड में जो पीरियोडिक ओवरहॉलिंग किए जाएंगे वो 4.5 ईयर्स, अगर मंथ बेसिस पर बोला जाए तो 54 मंथ्स के आधार पर इसका POH किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें ROH का, तो ROH के लिए जो इंटरवल लिए जाते हैं वो 18 मंथ्स यानी 18 महीने के अंतराल पर किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट इज। बार मैग्नेट्स के सेंटर पर जो मैग्नेटिज्म होता है वो कितना होता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। कोई यहाँ पर मैग्नेट्स है जिसमें यह साउथ पोल या नॉर्थ पोल है। यहाँ पर अगर बात करें तो इस प्रकार से यहाँ पर मैग्नेटिज्म यहाँ पर जनरेट होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि सेंटर पर जो इसका मैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म होगा, चुंबकत्व जो होगा वह मेनली 0 होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 0। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, न्यू व्हील डायमीटर ऑफ BLC वैगन। BLC वैगन का यहाँ पर नए व्हील डायमीटर पूछा गया, कितना mm होते हैं। तो नए BLC वैगन का नए चक्कू का व्यास की अगर बात करें तो नए चक्कू का व्यास 840 mm 840 mm होता है। जब यह रिड्यूस होकर 793 mm हो जाता है, इसे सॉफ्ट ईशू साइज बोला जाता है। और सबसे कंडम कंडीशन की अगर बात करें तो 780 mm इसके कंडम लिमिट्स है। 793 mm मेनली सॉफ्ट ईशू साइज होता है। यह 840 mm न्यू कंडीशन का है और 780 mm कंडम कंडीशन को डिनोट करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो BLC वैगन्स जो एक यूनिट तैयार होता है वो 5 कार्स के फॉर्मेशन के साथ होता है। दोनों के एंड पर A कार लगे होते हैं, मिडल पोर्शन में B कार लगे होते हैं। A कार के एंड में CVC लगे होते हैं। CVC का जो हाइट होता है 1105 mm होता है। और B कार को कनेक्ट करने के लिए स्लैकलेस ड्रॉबार का प्रयोग किया जाता है, जिसका रेल लेवल से हाइट 845 mm होता है। अगर आपसे एक यूनिट में A कार का नंबर पूछा जाता है तो 2 A कार होते हैं और 3 नंबर्स में B कार का प्रयोग एक यूनिट के अंतर्गत किए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो BLC वैगन के अंतर्गत ऑटोमेटिक लोड को सेंस करने के लिए एमटीएम लोडेड कंडीशन को इसमें LSD लोड सेंसिंग डिवाइस का प्रावधान किया गया है, जिसका नंबर्स की अगर बात करें तो 0-1 नंबर्स में प्रत्येक बोगी में लगे होते हैं। 0-2 की संख्या में LSD प्रत्येक BLC कार में लगे होते हैं, जिनका काम ऑटोमेटिक रूप से एम्प्टी एवं लोडेड कंडीशन को सेंस करना है। अगर वो एम्प्टी कंडीशन सेंस करता है तो 2.2 kg का प्रेशर, लोडेड कंडीशन में या 3.8 kg का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजा जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो BLC वैगन के अंतर्गत ATL ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक का प्रयोग किया जाता है, जिसका नंबर्स प्रत्येक BLC कार में 8 के नंबर्स में होता है। इनको लॉक करने के लिए 600 kg वेट फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है लॉक करने के लिए, और 1000 kg वेट फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है अनलॉक करने के लिए। तो इस प्रकार आप जितने भी आपको बताया जा रहा है इसको आप ध्यान रखिए। और ATL के मेंटेनेंस के लिए RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स G100 का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, एज पर साउदर्न रेलवे TSU री प्रोफाइलिंग ऑफ वंदे भारत कोच व्हील सेट्स आर टू बी डन डैश मंथ्स आफ्टर कमीशनिंग ऑफ लास्ट सॉफ्ट शेड्यूल। लास्ट सॉफ्ट शेड्यूल या कमीशनिंग के बाद कितने महीने बाद यहाँ पर वंदे भारत व्हील सेट्स का यहाँ पर रीप्रोफाइलिंग किया जाता है एज पर साउदर्न रेलवे। जो यहाँ पर कंटेंट साउदर्न रेलवे का अगर हो तो इसको यहाँ पर कमेंट करें कि कितने अंतराल पर यहाँ पर रीप्रोफाइलिंग किया जाता है आफ्टर कमीशनिंग या लास्ट सॉफ्ट शेड्यूल के बाद यहाँ पर व्हील्स का। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल वेरिएशन इन ट्रेड डायमीटर्स फॉर व्हील सेट्स ऑन सेम बोगी ऑफ अ वंदे भारत। वंदे भारत का यहाँ पर सेम बोगी पर पूछा गया है। चूंकि यहाँ पर अगर बात करें कोचेज के लिए पूछा गया है, तो कोच के केस में अगर ये देखा जाए तो कोच के केस में यहाँ पर 0.5 mm सेम बोगी पर
और सेम कोच में यह 30 mm तक मैक्सिमम अलाउ होता है व्हील डायरेक्ट डिफरेंसेज। चूँकि यहाँ पर जो पूछा गया है वो सेम बोगी में पूछा गया है, तो 5 mm तक मैक्सिमम अलाउ किया जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द परमिसिबल स्पीड सेंसर गैप फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ WSP फॉर फेवलीमैक्स। फेवलीमैक्स की अगर कोई यहाँ पर WSP सिस्टम लगा हो तो उस केस में यहाँ पर स्पीड सेंसर एवं फोनिक बिल के बीच जो एयर गैप्स होता है इफेक्टिव वर्किंग के लिए वो कितना एयर गैप्स होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। जब शुरुआत इनिशियली लाया गया था WSP में तो इनिशियली यहाँ पर फेवली और सेकेंड जो यहाँ पर था वह नॉर ब्रेमसे का यहाँ पर यूज़ किया जाता था WSP। फेवली के अंतर्गत जो ईयर गैप होता था वो 1 से लेकर 2 mm का ईयर गैप यहाँ पर स्पीड सेंसर एवं फोनिक व्हील के बीच होते थे, जबकि नॉर ब्रेमसे के अंतर्गत 0.9 से लेकर 1.4 mm के बीच यहाँ पर होता था। लेकिन जब आगे जाकर जब भी रेलवे के द्वारा यह देखा गया काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहे थे इसको मेंटेन करना, क्योंकि 2 अलग अलग कंपनी के जो ईयर गैप्स थे वो अलग अलग थे, तो इसको देखते हुए यहाँ पर एक डिसीजन लिया गया कि बाद में यहाँ पर दोनों के लिए जो ईयर गैप्स है वो केवल और केवल 0.9 से लेकर 1.4 mm कर दिया गया है। लेकिन जो प्रश्न पूछा गया है वो इनिशियली बेसिस पर पूछा गया है, तो शुरुआती स्तर पर फेवली के अंतर्गत जो ईयर गैप्स थे वो 1 से लेकर 2 mm के बीच थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें करंट में तो अभी सारे के लिए जो गैप है वो 0.9 से लेकर 1.4 mm कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द रिप्लेसमेंट लिमिट ऑफ थिकनेस ऑफ मिडल प्लेट एक्सल स्टिफनर प्लेट्स ऑफ CVC एट इट बियर जोन। अगर कोई CVC का स्टिफनर प्लेट्स अगर बियर जोन्स में पाया जाता है तो इनका रिप्लेसमेंट लिमिट जो है वो कितने थिकनेस पर किया जाएगा वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जो CVC के अंतर्गत जो स्टिफनर प्लेट्स का प्रयोग किया जाता है स्टिफनर प्लेट्स का, वह अगर 6 mm से बिलो होता है, 6 mm से बिलो अगर होता है तो उस केस में हम इसको रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन फेवली मेक WSP व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर कोड 95। यहाँ पर फेवली मेक के अंतर्गत जो एरर कोड आता है अलग अलग एरर कोड, जिसमें 95 यहाँ पर पूछा गया है। तो 95 मेनली वोलाटाइल फॉल्ट्स को इंडिकेट कर रहा है, यानी जो प्रीवियस फॉल्ट्स अचानक से यहाँ पर लॉगिन हो गया हो तो यह एक प्रकार का किसी प्रकार का यहाँ पर डिफेक्ट्स नहीं होता है, इसे हम वोलाटाइल फॉल्ट्स के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो देयर वाज अ फेलियर इन द पास्ट, जो पास्ट के अंतर्गत कोई फेलियर आया हो तो वह पुनः लॉग हो गया हो तो उसको यहाँ पर 95 से डिनोट किया जाता है। अगर यहाँ पर कोई 99 यहाँ पर शो करता है तो यहाँ पर सारे सिस्टम ओके कंडीशन में है। 72 अगर करता है तो 1 एक्सल पर 1 एक्सल पर परमानेंट फॉल्ट्स है, 73 है तो सेवरल एक्सल पर परमानेंट फॉल्ट्स को डिनोट करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर PSC जो स्टोर यूजर डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पर प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट इज टू बी इशूड फॉर द आइटम रिक्वायर्ड टू बी परचेज फ्रॉम। अगर कोई यूजर डिपार्टमेंट द्वारा जो PSC जारी किया जाता है आइटम को परचेजिंग करने के लिए, इनका जो परचेजिंग किया जाता है किस के माध्यम से किया जाता है, तो यह परचेजिंग जो किया जाता है वो मेनली सिंगल फॉर्म्स के माध्यम से किया जाता है, सिंगल टेंडर के माध्यम से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट का तो यह उस केस में जारी किया जाता है जब किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर किसी आइटम के बिना कोई काम नहीं चल सकता है और वो जो पार्टिकुलर आइटम्स है वो किसी पार्टिकुलर फर्म्स के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता हो। तो इस प्रकार के आइटम के परचेजिंग करने के लिए जो डिपार्टमेंट के द्वारा PSC जारी किया जाता है उसकी भी यहाँ पर परचेजिंग सिंगल टेंडर के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें पूछा गया है, ए ट्रेड अप्रेंटिस मे बी ग्रांटेड लीव ऑन फुल स्टाइपेंड
फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग डैश डेज पर ईयर। यहाँ पर बोला गया कि कोई एक ट्रेड अप्रेंटिस है, उनको फुल स्टाइपेंड के बिहाफ पर कितने दिन का यहाँ पर छुट्टी कंसीडर किया जा सकता है, ग्रांट किया जा सकता है, जो यहाँ पर एक्सीड पीरियड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें कि कोई ट्रेड अप्रेंटिस यहाँ पर लीव ऑन फुल स्टाइपेंड के बिहाफ पर अगर दिया जाता है तो टोटल 12 डेज का यहाँ पर दिया जाता है, 12 दिनों का। यहाँ पर बात करिए ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वहीं इसके अलावा अगर बात करें तो वो उनको जो मेडिकल लीव फैसिलिटी प्रोवाइड करवाया जाता है वह 15 डेज का प्रोवाइड करवाया जाता है ट्रेड अप्रेंटिस वाले को। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लान हेड इज फॉर MNP प्रोग्राम। मशीनरी एवं प्लांट्स प्रोग्राम के लिए जो प्लान हेड का प्रयोग किया जाता है वह प्लान हेड 41 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें प्लान हेड 42 का, इसके लिए जो यूज किया जाता है वह वर्कशॉप इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें प्लान हेड 53 का, तो यह मेनली पैसेंजर एंड अदर रेलवे यूजर्स एमिनिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जबकि अगर बात करें प्लान हेड 21 का, तो यह RSP रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ अगर बात करें प्लान हेड 51 का, तो यह मेनली स्टाफ वेलफेयर को रिप्रेजेंट करता है। प्लान हेड 65 की अगर बात करें तो ट्रेनिंग एवं HRD को डिनोट करते हैं। प्लान हेड 16 यानी 16 की अगर बात करें तो ट्रैफिक फैसिलिटी यार्ड रिमॉडलिंग वर्क्स के लिए यह प्रोग्राम यूज किए जाते हैं। प्लान हेड 31 की अगर बात करें तो ट्रैक रिन्यूअल्स के लिए यहाँ पर प्लान हेड 31 का प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है अंडर HOER द रेलवे एम्प्लॉय आर क्लासीफाइड इनटू डैश कैटेगरी। यहाँ पर बोला है कि HOER के अंतर्गत कर्मचारी को कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, तो मेनली 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला कैटेगरी जो है वह कंटिन्यू, जब भी कर्मचारी पहले आता है तो उसको कंटिन्यूअस कैटेगरी में रखा जाता है, फिर काम के अनुसार उसे इंटेंसिव कैटेगरी में शामिल किया जाता है। इसके अलावा इसेंशियली इंटरमीडिएट यानी EI कैटेगरी जो होते हैं, इसके अलावा जो लास्ट जो होते हैं वो एक्सक्लूडेड कैटेगरी में शामिल किया जाता है। मेनली 4 कैटेगरीज होते हैं HOER के अंतर्गत कर्मचारी को क्लासीफाई किए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं एज ऑन डेट विच फ्यूल कंपनी सप्लाइज फ्यूल टू RCD TVC डिवीजन। जो RCD TVC डिवीजन के अंतर्गत जो कौन सा कंपनी के द्वारा यहाँ पर फ्यूल का सप्लाई किया जाता है, तो इस केस में अलग अलग कंपनी का यहाँ पर नाम दिया गया। आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, उस डिवीजन का कैंडिडेट है तो कमेंट करें यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न जो पूछे गए हैं इफ प्रेशर ड्रॉप इज फाउंड मोर देन 1.5 kg per centimeter square in air spring fitted passenger train, the restricted speed is permissible up to dash kg per dash किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर बोला गया कि अगर प्रेशर ड्रॉप्स अगर एयर स्प्रिंग के अंतर्गत 1.5 kg से ज़्यादा अगर पाया जाता है, मोर देन 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस केस में यहाँ पर जो फीवा होगा वो यहाँ पर एक्चुएट हो जाएगा और इसमें लगे इंडिकेटर यहाँ पर रेड कलर में हो जाएंगे। अगर यहाँ पर किसी प्रकार से अगर ठीक नहीं किया जा सकता है तो उस केस में यहाँ पर जो स्पीड रिस्ट्रिक्शन के साथ हम जो आगे परमिट करेंगे वह 60 kmph यहाँ पर अलाउ होगा। यहाँ पर जो अगर बात करें ऑप्शन नंबर का बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं कैटेगरी ऑफ एक्सीडेंट्स फॉर सिग्नल पासिंग एट डेंजर इज। सिग्नल पासिंग एट डेंजर्स एक्सीडेंट को कौन से कैटेगरी में रखा गया है वह यहाँ पर पूछा गया है। सिग्नल पासिंग एट डेंजर जो है वह मेनली इंडिकेटिव एक्सीडेंट यानी सांकेतिक दुर्घटना के अंतर्गत रखा जाता है। एक्सीडेंट एज पर मैनुअल के अनुसार बात करें तो 16 क्लास में शामिल किया गया है, जो कि ए से लेकर आर तक यहाँ पर होता है, जिसमें आई एवं ओ को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। करंट में केवल 16 क्लास में रखे गए हैं, जिसमें से अगर बात करें तो सिग्नल पासिंग एट डेंजर जो है जिसे हम स्पैड के रूप में जानते हैं, इसको मेनली क्लास एच के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका
सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो क्लास ए के अंतर्गत कोलिजन को शामिल किया गया है, क्लास बी के अंतर्गत फायर इन ट्रेन्स को शामिल किया गया है, क्लास डी के अंतर्गत डेलमेंट्स को, क्लास एफ के अंतर्गत एवर्टेड कलिजन्स, क्लास जी के अंतर्गत ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स, क्लास एच को सिग्नल पासिंग एट डेंजर्स, क्लास जे की अगर बात करें तो फेलियर ऑफ इंजन एवं रोलिंग स्टॉक, ट्रेन पार्टिंग्स जो होते हैं रिक्स का वो भी क्लास जे का पार्ट्स होता है। क्लास जे के अंतर्गत फेलियर ऑफ पीबे, क्लास ए के अंतर्गत एल के अंतर्गत फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, और फेलियर ऑफ एसएनटी यानी सिग्नल एवं टेलीकम्युनिकेशन का अगर कोई फेलियर होता है तो उसे क्लास एम के अंतर्गत रखा जाता है। क्लास पी के अंतर्गत कैजुअलिटीज़ को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार अलग अलग यहाँ पर क्लासेस के अंतर्गत अलग अलग एक्सीडेंट्स को यहाँ पर शामिल किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफडीएसएस। एफडीएसएस का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। जो इनिशियली लाया गया था वो लाया गया था एफएसडीएस यानी फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम, जो केवल फायर एवं स्मोक को डिटेक्ट करता था और उस यहाँ पर एक को रोकने का काम करता था। लेकिन अभी करंट में अगर बात करें तो एफडीएसएस यानी फायर डिटेक्ट करता है, उसे बुझाने का भी काम यहाँ पर उसके द्वारा कर लिया जाता है। इस पर जो नोजल वगैरह लगे होते हैं पाइप्स के, उसमें नाइट्रोजन्स एवं ऑक्सीजन के यहाँ पर वाटर टैंक्स जो लगे होते हैं नाइट्रोजन्स, जिसमें प्रेशर जो होता है अप टू 2 kg/cm² का यहाँ पर प्रेशर होता है, और इसका जो टैंक होता है वह 50 लीटर का इसमें होता है। जबकि वाटर टैंक्स जो होते हैं 2 टैंक्स वाटर टैंक्स के होते हैं, जिनमें जो प्रेशर होते हैं जो कैपेसिटी होता है वो 80 लीटर्स का होता है। यह दोनों मिक्स होकर नोजल के माध्यम से आग को फायर्स को बुझाने का काम करते हैं, यानी फायर डिटेक्ट करते हैं और सप्रेस भी करते हैं। फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म होगा। ऑप्शन नंबर डी किसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इफ डिफरेंस इन थिकनेस ऑफ ब्रेक पैड इज अपियर द रीजन कुड बी। अगर ब्रेक पैड में के थिकनेस में किसी प्रकार का डिफरेंस पाया जाता है तो इसका रीजन क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि किसी प्रकार का अगर थिकनेस में डिफरेंस अगर पाया जाता है ब्रेक पैड के, तो इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं कि जो जब भी इसको फिट किया गया हो ब्रेक पैड्स को तो वो डिफरेंट थिकनेस के साथ फिट किया गया हो, तो ये भी यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड है कि यहाँ पर जो कैलिपर इसमें यूज किए जा रहे हैं वो यहाँ पर जाम कंडीशन में रन कर रहा हो, एक का पहले यहाँ पर रन कर रहा हो, सेकेंड का यहाँ पर थोड़ा लेट्स में, तो इस प्रकार से प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है। थर्ड कंडीशन यहाँ पर हो सकता है कि जो ब्रेक सिलेंडर का जो सेलेक्ट एडजस्टमेंट है वो प्रॉपर रूप से फंक्शन नहीं कर रहा हो। तो एनी ऑफ द एबव रीजन्स के यहाँ पर ब्रेक पैड के थिकनेस में यहाँ पर डिफरेंस देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फॉर मिसकैरेज इंक्लूडिंग अबॉर्शंस व्हाट पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव मे बी ग्रांटेड। जो फीमेल रेलवे कर्मचारी होते हैं इनके लिए अगर कोई मैटरनिटी लीव जो कंप्लीट होते हैं उनके लिए 180 डेज होता है। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो मिसकैरेज इंक्लूडिंग अबॉर्शंस के लिए उनके लिए 45 डेज का यहाँ पर लीव अलाउ किया जाता है। यह अप टू यहाँ पर अगर बात करें जो नॉर्मली अगर मैटरनिटी लीव पूछा जाता है तो यह अप टू 2 चिल्ड्रन के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर एबॉर्शन इंक्लूडिंग मिसकैरेज के लिए 45 डेज को यहाँ पर शामिल किया गया है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सीबीसी कंटूर गेज नंबर 3 इज यूज टू डिटेक्ट द डिफेक्ट्स ऑफ। जो कंटूर गेज नंबर 3 का प्रयोग जो हम सीबीसी का करते हैं वह मेनली नकल्स को बियर है या यूज में वर्किंग कंडीशन में आया जा सकता है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो। अगर वो बियर कंडीशन में पाया जाता है, अगर पास आउट कर जाता है यहाँ पर, उस केस में यहाँ पर हम सबसे पहले नक्कल पिन्स लॉकिंग पीस को यहाँ पर बदलते हैं। फिर उसके बाद भी अगर वो पास आउट करता है तो उस यहाँ पर हम कपलर बॉडी को चेंज करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द व्हील डायमीटर ऑफ फिएट बोगी। जो एलएचबी कोचेज के अंतर्गत जो फिएट बोगी प्रयोग किए जाते हैं इनमें व्हील डाया जो होता है वह नए कंडीशन में 915 mm, कंडम कंडीशन में जो होता है वह 845 mm यहाँ पर होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द मिनिमम कंट्रीब्यूशंस ऑफ एम्प्लॉयज टुवार्ड्स न्यू पेंशन स्कीम। जो एनपीएस लाया गया था, ये लाया गया था 1/1/2004 के अंतर्गत। करंट में यूपीएस लाया गया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लाया गया है, जिनमें जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 80% है और कर्मचारी एक कंट्रीब्यूशन 10% है। लेकिन एनपीएस के अंतर्गत जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है 14% है और एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन जो है वह 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए का रखा गया है। तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि द मिनिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज, कर्मचारी का यहाँ पर पूछा गया है 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर लिया जाता है टुवार्ड्स एनपीएस के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडीटीएस। सीडीटीएस का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है। तो सीडीटीएस का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट टाइप ऑफ कपलर इज यूज्ड इन ईएमयू मेमू। ईएमयू एवं मेमू के अंतर्गत जो कपलर का प्रयोग किया जाता है वह मेनली सेक्यू टाइप्स कपलर का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि एच टाइप सीबीसी का प्रयोग एलएचबी कोच के अंतर्गत, ई टाइप सीबीसी का प्रयोग वैगन के अंतर्गत किया जाता है, वंदे भारत के अंतर्गत सेमी परमानेंट डिलेनर कपलर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कोड वीपीएच। वीपीएच का जो ट्रांसपोर्टेशन कोड होता है वह मेनली हाई कैपेसिटी पार्सल वाहन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा डब्ल्यूसीबी नॉर्मली जो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम के अंतर्गत वह मेनली पेंट्री कार को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा अगर बात करें आरए, तो आरए मेनली जो होता है इंस्पेक्शन कैरिज के लिए यहाँ पर होता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिहाफ पर यहाँ पर लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है वेयर इज रेलवे ऑनेड इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेट ब्रिज ऑफ टीबीसी डिवीजन। टीबीसी डिवीजन के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेट ब्रिज का जो प्रयोग किया जाता है वह कहाँ पर किया गया है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले आप यह जान लें कि जो इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेट ब्रिज जो है वह होता क्या है। तो इसमें अगर बात करें हम इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेट ब्रिज को, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में EIMW के रूप में यहाँ पर हम जानते हैं। यह मेनली भारतीय रेलवे द्वारा इंस्टॉल किया गया है कि जो भी इसके होकर जितने भी फ्रेट स्टॉक मालगाड़ियाँ होकर इससे होकर गुजरेंगे, इनके ग्रॉस वेट को मेजर किया जाएगा। और यह जो मेजर किया जाता है वो रनिंग कंडीशन में मेजर किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखें ग्रॉस वेट वैगन का, मालगाड़ी के ग्रॉस वेट को मेजर करने के लिए यहाँ पर लगाया गया है। और यह रनिंग कंडीशन में जब वैगन इसके ऊपर 15 kmph 15 km/h से गुजरता है तब जाकर इसको मेजर किया जाता है कि इसका कितना इम्पैक्ट यहाँ पर ट्रैक के ऊपर आ रहा है। और यह इसका जो मेन पर्पस होता है कि जो भी यहाँ पर वैगन के ओवरलोडिंग्स वगैरह है जिसके कारण ट्रैक वगैरह जो डैमेज होते हैं इनको यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सके, इसलिए यहाँ पर इनको EIMWB यानी इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेट ब्रिज को शामिल लाया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। तो आप जो भी टीबीसी डिवीजन के जो भी कैंडिडेट है वो यहाँ पर कमेंट करें कि आपके डिवीजन के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेट ब्रिज कौन से जगह पर लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फीड पाइप थ्रू आउट द लेंथ ऑफ रेक इज चार्ज विथ कंप्रेस्ड एयर एट 10 kg/cm²। जो फीड पाइप जो पूरे रेक के अंतर्गत चार्ज किया जाता है वह मेनली 6 kg/cm² के माध्यम से यहाँ पर चार्ज किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द ड्राइवर रिड्यूस द बीपी प्रेशर बाई 1.2 kg/cm² देन इट इज कॉल्ड। जब भी लोको पार्ट्स के द्वारा कोई प्रेशर ब्रेक पाइप प्रेशर जो है वह एबव 1 kg और अप टू 1.5 kg तक गिराया जाता है, 1 से लेकर 1.5 kg/cm² तक। तो इस प्रकार की जो ड्रॉप की जो रेट होता है उसे हम
फुल सर्विस एप्लीकेशन के तौर पर जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसएवी। एसएवी का यहाँ पर फंक्शन पूछा गया है। तो एसएवी का फुल फॉर्म यहाँ पर पहले जान ले कि यह होता है स्लैक लिस्ट बैरल होता है। इसमें ए और ई डायमेंशन होता है, जिसके यहाँ पर जो गैप होते हैं व्हील एवं ब्रेक ब्लैक के बीच, उनको यह ऑटोमेटिक रूप से मेंटेन करने का काम किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, टू मेंटेन द स्लैक बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील ट्रेड्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ब्रेक कैलिपर यूनिट इन एलएचवी बोगी इज माउंटेड ऑन। जो ब्रेक कैलिपर यूनिट जो एलएचवी बोगी में होता है, फिएट बोगी में, वो कहाँ पर माउंट होता है। तो जो फिएट बोगी इस प्रकार से जो होते हैं, तो ये इसके साइड फ्रेम होते हैं और इसकी जो क्रॉस बीम होता है, क्रॉस बीम पर यहाँ पर ब्रेक कैलिपर यूनिट्स यहाँ पर माउंटेड होते हैं, जिसके माध्यम से यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर होते हैं और ब्रेकिंग यहाँ पर ब्रेक डिस्क के ऊपर किया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोगी क्रॉस बीम के ऊपर यहाँ पर ब्रेक कैलिपर यूनिट्स माउंटेड होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं बीच ऑफ दीज गैसेस इज यूजेज इन एमआईजी वेल्डिंग। एमआईजी वेल्डिंग को मेनली मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग बोला जाता है। यहाँ पर इसमें जो गैसेस यूज किया जाता है वो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है और यह मेनली यूज करता है वो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यहाँ पर प्रयोग की करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ईओटी क्रेन हैज हाउ मेनी डिग्री ऑफ मोशंस। ईओटी क्रेन में कितने नंबर्स में यहाँ पर मोशंस होते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर बात करें ईओटी का, सबसे पहले जान ले तो ईओटी को फुल फॉर्म में यहाँ पर इलेक्ट्रिक ओवरहेडेड ट्रैवलिंग क्रेन यहाँ पर बोला जाता है फुल फॉर्म। इसका प्रयोग मेनली जो आईओएच, आरओएच या प्रोडक्शन यूनिट्स या वर्कशॉप के अंतर्गत कोच को लिफ्ट करने, वन लाइन से अदर लाइन्स या एक पैलेस से दूसरे पैलेस तक यहाँ पर मूवमेंट करने के लिए हम ईओटी क्रेन्स का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो इसमें मेनली 3 प्रकार के मोशंस होते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट को अप या डाउन किया जाता है ईओटी क्रेन के माध्यम से, तो इसे हम होइस्ट मोशन के तौर पर जानते हैं। इसके अलावा अगर कोई इस प्रकार लाइन है तो इसमें क्रॉस ट्रैवल किया जाता है, अगर इसे क्रॉस मोशन बोलते हैं, और इसी लाइन में अप एवं डाउन यहाँ पर किया जाएगा तो उस प्रकार के लॉन्ग ट्रैवल मोशन के तौर पर यहाँ पर जाना जाता है। इसमें लॉन्ग ट्रैवल एक ही लाइन पर लंबी दूरी तक यहाँ पर मूवमेंट ऑब्जेक्ट का किया जाता है। तो यहाँ पर टोटल 3 मोशंस होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है नॉन स्टॉक इंडियंस साइनिंग पावर ऑफ एसएजी ऑफिसर्स इज अप टू। जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के जो ऑफिसर्स होते हैं उनका यहाँ पर नॉन स्टॉक इंडियंस के लिए जो साइनिंग पावर्स है वो कितने लाख तक का है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर कोई नॉन स्टॉक आइटम्स है इनके इंडियंस के लिए जो साइनिंग पावर रखा गया है वो जेएजी ऑफिसर्स को मैक्सिमम जो लिमिट रखा गया है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर्स को वो 15 लाख तक मैक्सिमम रखा गया है। जबकि सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर्स की अगर बात करें तो यह मेनली 45 लाख तक रखा गया है। इससे ऊपर अगर साइनिंग पावर्स की अगर बात करें तो पार्टिकुलर पीएचओडी जो होते हैं, प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनको एवं 45 लाख तक का यहाँ पर साइनिंग पावर दिया गया है। तो यहाँ पर एसएजी ऑफिसर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के ऑफिसर्स के लिए पूछा गया था, तो अप टू 45 लाख तक इनको नॉन स्टॉक इंडियंस के लिए साइनिंग पावर्स होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है पीरियड ऑफ सस्पेंशन अनलेस रिव्यू शैल नॉट बी वैलिड बियॉन्ड्स। अगर कोई कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है तो इसके लिए कुछ रूल्स वगैरह रखे गए हैं कि उनको अगर एक टाइम लिमिट रखा गया है कि अगर 90 डेज तक, अगर 90 डेज या उससे पहले उनको सस्पेंशन को रिव्यू करना पड़ता है। अगर वह रिव्यू नहीं करते हैं तो इस प्रकार के सस्पेंशन को यहाँ पर वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर उस कंडीशन में अगर वो रिव्यू कर लेते हैं, रिव्यू कमेटी द्वारा यहाँ पर कंपिटेंट जो कमेटी है उनके द्वारा अगर रिव्यू करने के बाद आगे एक्सटेंड किया जाता है तो इसके लिए भी लिमिट रखा गया है कि मैक्सिमम एट अ टाइम एक बार में किसी कर्मचारी को 180 डेज से ज़्यादा उसको सस्पेंड नहीं रखा जा सकता है। और जबकि रिव्यू के लिए जो लिमिट रखा गया है वो
90 डेज से पहले उसको सस्पेंशन का रिव्यू करना पड़ता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नेम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एक्सल बॉक्स टॉप एंड क्राउन बोल्ट्स। यहाँ पर गैप पूछा गया कि जो एक्सल बॉक्स टॉप एवं क्राउन बोल्ट्स के बीच के जो क्लियरेंस होते हैं, जो यहाँ पर ICF बोगी के अंतर्गत जो डैशबोर्ड स्प्रिंग जो होते हैं और इसके बीच जो एक्सल बॉक्स होता है और यह सोल बार होता है साइड फ्रेम का, तो इसके बीच के जो डिस्टेंस गैप होते हैं उसे हम ए क्लियरेंस के तौर पर जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें बी क्लियरेंस का, तो बी क्लियरेंस मेनली बुलस्टर स्प्रिंग के पास होता है, यानी बुलस्टर टॉप एवं बॉटम ऑफ सोल बार के बीच के जो डिस्टेंसेज होते हैं उसे हम बी क्लियरेंस के तौर पर जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु इज द अथॉरिटी टू ग्रांट स्टडी लीव अब्रॉड। भारत से बाहर कोई ऑफिसर्स या कर्मचारी को अगर यहाँ पर स्टडी लीव के लिए जाना हो तो उस केस में जो अथॉरिटी होती है, सैंक्शन अथॉरिटी, वह रेलवे बोर्ड खुद होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, इन सेंसिटिविटी टेस्ट ब्रेक शुड नॉट अप्लाई विद इन व्हेन द बीपी प्रेशर रिड्यूस एट द रेट ऑफ। यहाँ पर बोला गया है कि इन सेंसिटिविटी टेस्ट के अंतर्गत ब्रेक अप्लाई नहीं होना चाहिए जब ब्रेक जो बीपी पाइप का जो रिडक्शन का रेट है वो कितने केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से होगा। तो सबसे पहले आप जान लें कि जो इन सेंसिटिविटी टेस्ट जो होता है इसमें जो प्रेशर है वो 0.3 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर 60 सेकेंड तक यहाँ पर ड्रॉप किया जाता है, जिसमें यहाँ पर डीबी सेंस नहीं करता है और गाड़ी में ब्रेक भी अप्लाई नहीं होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द बिगेस्ट लिंक ऑफ एच टाइप कपलर। एच टाइप कपलर के लिए यहाँ पर बिगेस्ट लिंक पूछा गया है, जो इसके नक्कल होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, परमिसिबल फ्लैट टायर इन ICF ब्रॉड गेज कोचेज इज डैश mm। जो फ्लैट टायर का जो लिमिट रखा गया है वह 60 mm रखा गया है वैगन के लिए, और 50 mm जो 50 mm रखा गया है वो मैक्सिमम लिमिट फ्लैट टायर का कोचेज के लिए रखा गया है। यहाँ पर कोचेज के लिए पूछा गया था, तो यहाँ पर 50 mm ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 50 mm। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डायरेक्ट परचेज ऑफ ऑन GEM कैन बी डन अप टू एन अमाउंट ऑफ डैश। जो GEM जो है गवर्नमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस। इसके माध्यम से कोई गवर्नमेंट्स जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से अगर किसी भी सेक्टर को, किसी भी जो डिपार्टमेंट्स है भारत सरकार के, उनको अगर किसी प्रकार का गुड्स एवं सर्विसेज को प्रोक्योरमेंट करना है तो उनको यहाँ पर GEM के माध्यम से किया जाता है। इनमें अगर बात करें तो इनमें डायरेक्ट परचेज के लिए जो लिमिटेशन रखा गया है, जो किसी भी सप्लायर से आप डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, इनके लिए जो लिमिट रखा गया है वह 50,000 रुपीज़ तक का मैक्सिमम लिमिट रखा गया है, जिसके बिहार पर आप डायरेक्ट परचेज किसी भी सप्लायर से कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हाट इज द पीरियड ऑफ POH कैंपेन कोच अटैच टू ट्रैक मशीन। ट्रैक मशीन से अटैच किए गए कैंपेनिंग जो कोच का जो पीरियोडिक ओवरहॉलिंग किया जाता है वो कितने अंतराल पर किया जाता है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो अगर कोई कैंपेनिंग कोच जो कि ट्रैक मशीन के साथ यहाँ पर लगा हो तो इनका जो पीरियोडिक ओवरहॉलिंग किया जाएगा वो यहाँ पर 48 मंथ्स के बिहार पर किया जाएगा। जबकि अगर बात करें IOH का तो यह 24 मंथ्स के अंतराल पर इनका IOH किया जाएगा, जब वो कैंपेनिंग कोच ट्रैक मशीन से साथ अटैच हो। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था POH पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी 48 मंथ्स इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, हाउ मेनी मोटर कोच आर अवेलेबल इन अ स्टैंडर्ड 16 कार लेंथ
ऑफ वंदे भारत रेक, जो वंदे भारत जो 16 कोच के साथ अटैच्ड हो, तो इसमें नंबर ऑफ मोटर कोच पूछा गया है। तो चूंकि आप जान लें कि जो मोटर कोच रेक का फॉर्मेशन होता है 2 यूनिट्स के माध्यम से होता है। एक होता है EBU इंड बेसिक यूनिट्स, जिसमें DTC ड्राइविंग टेलर कोच, मोटर कोच, टेलर कोच, फिर मोटर कोच लास्ट में लगा होता है। इसके अलावा एक होता है मिडल बेसिक यूनिट्स, जिसे MBU से डिनोट करते हैं, जिसमें NDTC नॉन ड्राइविंग टेलर कोच, मोटर कोच, टेलर कोच, फिर लास्ट में मोटर कोच होता है। इस प्रकार आप यहाँ पर जो 16 रेक का फॉर्मेशन होगा 16 कार का, तो इसमें जो रेक फॉर्मेशन के लिए जो यूनिट लिया जाएगा वह EBU, MBU, फिर MBU, फिर लास्ट में EBU यूनिट्स का यहाँ पर अटैच किया जाता है। इस प्रकार टोटल 16 कार के रेक का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। चूंकि प्रश्न पूछा गया था मोटर कोच का नंबर्स, तो प्रत्येक यूनिट्स में आप 2 मोटर कोच देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार टोटल 4 यूनिट्स यहाँ पर लगे हैं, प्रत्येक यूनिट्स में 2 यहाँ पर लगते हैं, तो टोटल यहाँ पर 2 × 4 यहाँ पर हो जाएगा। टोटल 8 नंबर्स में यहाँ पर मोटर कोच अवेलेबल होगा 16 कार के वंदे भारत रेक के अंतर्गत। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो वंदे भारत चक्के जो प्रयोग किए जाते हैं वह फोर्ज व्हील का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें जो मोटरिंग परसेंटेज होते हैं वह 50% मोटरिंग परसेंटेज यहाँ पर वंदे भारत के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रत्येक मोटर कोच के अंतर्गत फुल्ली सस्पेंडेड यहाँ पर ट्रैक्शन मोटर का प्रावधान किया गया है, जिसका गियर रेशियो की अगर बात करें तो गियर रेशियो जो होता है, गियर रेशियो वह मेनली 98 रेशियो 19 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर होता है। 98 जो होता है नंबर ऑफ गियर्स ऑन एक्सल पर जो गियर्स अवेलेबल होते हैं उनका नंबर्स होता है, जबकि 19 नंबर ऑफ जो यहाँ पर स्लॉट जो होते हैं ओपिनियन के ऊपर जो ट्रैक्शन मोटर में लगे होते हैं उनको यह रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, बीच ऑफ दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट फॉर वंदे भारत कोचेज। वंदे भारत कोचेज के लिए जो SS1 शेड्यूल्स होता है वो कितने अंतराल पर किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें कि वंदे भारत ट्रेन के अंतर्गत जो नॉर्मली प्रश्न पूछे जाते हैं वो ट्रिप शेड्यूल के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं, तो यह ट्रिप शेड्यूल जो किया जाता है वह 6 डेज या 10,000 किलोमीटर जो भी पहले हो उस बिहार पर किया जाता है। इसके अलावा इनका जो मेंटेनेंस है वो मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर, 9 मंथ के बेसिस पर किया जाता है। लेकिन जो प्रश्न पूछा गया वो SS1 के रिगार्डिंग पूछा गया है, तो यह मेनली 18 मंथ्स प्लस माइनस 5 डेज के बिहार पर किया जाता है। इनके लिए जो मेंटेनेंस का टाइम पीरियड दिया जाता है मेंटेन करने के लिए वह 15 से लेकर 20 डेज के अंतराल पर इनका टाइम लिमिट रखा गया है। जबकि जो ट्रिप मेंटेनेंस के लिए जो रेक जाते हैं इनके लिए जो टाइम लिमिट रखा गया है वह मेनली 6 आवर्स का रखा गया है, 6 घंटों का। तो इसका भी आप ध्यान रखिए। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था वह सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट पूछा गया था, जो कि 18 मंथ्स प्लस माइनस 15 डेज के अंतराल पर वंदे भारत का सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच कोच इज फिटेड विथ पेंटोग्राफ इन वंदे भारत। वंदे भारत में जो पेंटोग्राफ फिटेड होते हैं वो कौन से कोचेज में फिट होते हैं? तो पेंटोग्राफ्स की अगर बात करें तो यह मेनली टेलर कोच के रूप पर माउंटेड होते हैं। टेलर कोच के अंतर्गत ट्रांसफॉर्मर सेकेंड जो आइटम्स होते हैं वो ऑक्सिलियरी कन्वर्टर, और थर्ड होता है इसमें पेंटोग्राफ्स लगे होते हैं। पेंटोग्राफ्स टेलर कोच के रूफ के ऊपर माउंटेड होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे जो पेंटोग्राफ्स के रेजिंग एवं लोअरिंग टाइम लिमिट जो होता है वो आपसे पूछा जा सकता है, जिसको रेज एवं लोअर करने के लिए 6 से लेकर 10 सेकेंड का समय यहाँ पर लगता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिपोर्ट एग्जामिनेशन ऑफ वंदे भारत। डिपोर्ट एग्जामिनेशन यानी ट्रिप शेड्यूल के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो कि 6 डेज या 10,000 किलोमीटर्स
जो भी पहले हो उस बिहार पर इसका ट्रिप शेड्यूल या डिपोट एग्जामिनेशन वंदे भारत का किया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फॉर्म यूज्ड फॉर कंडमिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक। रोलिंग स्टॉक को कंडमनेशन करने के लिए जो हम फॉर्म का प्रयोग करते हैं वो मेनली M268 का यहाँ पर हम करते हैं यूज। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। M268 फॉर्म का प्रयोग रोलिंग स्टॉक के कंडमनेशन के लिए फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा S1313 का अगर बात करें तो S1313 का प्रयोग हम स्टॉक आइटम को स्टोर से इशू करने के लिए करते हैं। इसके अलावा S1302 का अगर बात करें तो नॉन स्टॉक आइटम से रिलेटेड है। इसके अलावा S1830 की अगर बात करें तो जो इम्प्रेस स्टोर्स के जो रिक्रूटमेंट के लिए जो हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो S1519 की अगर बात करें 39 का, तो इसको हम मेनली शॉर्ट फॉर्म में DS8 के तौर पर डिनोट करते हैं। यह मेनली डिस्पोजल ऑफ सरप्लस आइटम को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द बियरिंग प्रोवाइडेड इन व्हील ऑफ कैसना बोगी। कैसना बोगी के यहाँ पर कौन सा बियरिंग प्रोवाइडेड होते हैं? तो यह मेनली CTRB कार्ट स्टेपर रोलर बियरिंग का प्रयोग कैसना बोगी के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैसना बोगी में मेनली जो दो प्रकार के बियरिंग होते हैं, एवं E क्लास का, एक सेकेंड होता है K क्लास के बियरिंग का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ईडी करंट अरे टेस्टिंग। जो ECA टेस्ट जो शॉर्ट फॉर्म में होता है, जिसे फुल फॉर्म में ईडी करंट अरे टेस्ट बोलते हैं, इनका प्रयोग मेनली जो LHB का जो चक्के होते हैं, इनके व्हील डिस्क को सरफेस क्रैक्स किसी प्रकार का है तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ईडी करंट अरे टेस्ट का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। और यह इनके करने का जो शेड्यूल होता है वो D3 शेड्यूल के अंतराल पर किया जाता है, डिपो 3 शेड्यूल के अंतराल पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, अप्रोक्सीमेट राइडिंग इंडेक्स ऑफ LHB कोचेज। LHB कोचों का जो लगभग जो राइडिंग इंडेक्स होता है वह 2.5 से लेकर 2.75 के बीच इसका राइडिंग इंडेक्स LHB कोच को देखने को मिलता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राइडिंग इंडेक्स का जो न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका जितना कम होगा उसमें कंफर्टनेस उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो सेंटर पिवेट ऑफ कैसना बोगी इज मेड ऑफ। कैसना बोगी का जो सेंटर पिवेट्स होता है वो किसका बना होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यह मेनली अगर बात करें कि जो सेंटर पिवेट जो बना होता है वह कास्ट स्टील का यहाँ पर बना होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन ई के यहाँ पर रॉन्ग दिया गया, यहाँ पर KE टाइप्स होना चाहिए। KE टाइप्स के अंतर्गत जो DB को CR को जो चार्ज किया जाता है वह किसके माध्यम से चार्ज किया जाता है? तो KE टाइप DB के अंतर्गत कई सारे सब असेंबली होते हैं, जैसे कि U कंट्रोलर, R चार्जर, A कंट्रोलर, अलग अलग असेंबली होते हैं जिनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। तो यहाँ पर मेनली अगर बात करें कि जो KE टाइप्स के जो DB होते हैं इनमें पूछा गया कि CR का चार्ज कैसे किया जाता है। तो CR की अगर बात करें तो CR को चार्ज करने के लिए हम A कंट्रोलर सब असेंबली का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। A कंट्रोलर का कई सारे काम होते हैं। A कंट्रोलर का अलग एक काम होता है कि CR को ओवर चार्जिंग होने से भी बचाता है। इसके अलावा जैसे ही ब्रेक एप्लीकेशन होते हैं तो उस दौरान यहाँ पर BP पाइप से यहाँ पर इसको आइसोलेट कर दिया जाता है, अलग कर लिया जाता है CR प्रेशर को। तो यहाँ अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा AR को चार्ज किया जाता है KE टाइप DB के अंतर्गत, वह मेनली R चार्जर के माध्यम से किया जाता है। जबकि क्विक सर्विस वाल्व की अगर बात करें तो वह KE टाइप DB के अंतर्गत U कंट्रोलर के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, CBC कंटूर गेज नंबर 3 इज यूज्ड टू डिटेक्ट द इफेक्ट्स ऑफ। जो CBC कंटूर गेज नंबर 3 का प्रयोग जो किया जाता है वह मेनली नकल में किसी प्रकार का डिफेक्ट्स अगर होता है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है,
कोच होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ कोचिंग डिपोट्स। कोचिंग डिपोट्स का कोच होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है वह प्राइमरी प्लस 50% ऑफ सेकेंडरी कोचेज यहाँ पर देखने को मिलता है, जो उसके कोच होल्डिंग कैपेसिटी होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन कंटेस्ट ऑफ इन्वायरमेंट कॉन्साइस प्रैक्टिस बाय रेलवे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CTO। यहाँ पर जो इन्वायरमेंट कंसाइसस प्रैक्टिस के संदर्भ में यहाँ पर जो रेलवे द्वारा किया जा रहा है, तो इसमें CTO जो वर्ड का प्रयोग किया जाता है वह किस फॉर्म में किया जाता है वह यहाँ पर पूछा गया है। तो जो CTO का प्रयोग किया गया है मेनली वह किया गया है कंसेंट टू ऑपरेट के रूप में किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FOIS इन कंटेस्ट ऑफ ट्रेन ऑपरेशन। ट्रेन ऑपरेशन के संदर्भ में यहाँ पर FOIS का मीनिंग पूछा गया है। तो FOIS का मीनिंग होता है फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, ड्यूरिंग चार्जिंग व्हाट इज द प्रेशर इन ऑक्सिलरी रिजर्वायर। ऑक्सिलरी रिजर्वायर में यहाँ पर चार्जिंग के दौरान कितना kg का प्रेशर होगा। तो अगर वह सिंगल पाइप होता है तो 5 kg का प्रेशर, ट्विन पाइप होता है तो यहाँ पर 6 kg का प्रेशर होगा। चूँकि यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन के अनुसार अगर चले तो ऑप्शन में यहाँ पर 6 kg दिया गया है, तो 6 kg यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच पोर्टल इज बीइंग यूज्ड फॉर लॉजिंग कोच वारंटी कंप्लेंट्स। कोच वारंटी कंप्लेंट्स को यहाँ पर लॉन्च करने के लिए यूजर डिपोट मॉड्यूल UDM का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, इन कंटेंट्स ऑफ पैसेंजर कंप्लेंट्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SLA। पैसेंजर कंप्लेंट्स के संदर्भ में SLA का यहाँ पर अर्थ क्या होगा। तो SLA का जो अर्थ होता है पैसेंजर कंप्लेंट के संदर्भ में वो होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन बायो टॉयलेट टैंक्स। बायो टॉयलेट टैंक जो कोचेज के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं, इसमें नंबर्स पूछे गए हैं चैम्बर्स का। तो टोटल चैम्बर्स जो होते हैं वो 6 नंबर में यहाँ पर चैम्बर्स होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ सीम्स रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग बफर हाइट्स। बफर हाइट्स को इंक्रीज करने के लिए जो मैक्सिमम थिकनेस सीम्स का जो रिक्वायर्ड होता है यूज किया जाता है वह कौन सा होता है। चूँकि यहाँ पर मैक्सिमम थिकनेस का यहाँ पर सीम्स पूछा गया, जो कि 5 mm का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। 5 mm का प्रत्येक सीम का थिकनेस होता है, जिसका प्रयोग हम ऐड करके हम बफर हाइट्स को यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 5 mm। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, क्रॉस मेंबर ऑफ अंडर फ्रेम ऑफ LHB कोच आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम। जो LHB कोच के जो अंडर फ्रेम का जो क्रॉस मेंबर्स होते हैं, इनके मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मटेरियल यूज में लिया जाता है वह मेनली IRSM 41, जिसे हम अदर लैंग्वेज में कॉटन स्टील के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, IRSM 41। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कोडल लाइफ ऑफ LHB कोच इज। LHB कोच का यहाँ पर कोडल लाइफ पूछा गया कितने ईयर्स का होता है। तो अभी जो नए मेंटेनेंस मैनुअल जारी किया गया है रेलवे का, इसके अनुसार जो LHB कोच का जो कोडल लाइफ है वह केवल और केवल 30 ईयर्स कर दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, रूल 6 ऑफ रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968 डील्स विथ। जो अनुशासन व अपील नियम 1968 में लाया गया था, जिसका प्रभाव जो हुआ था 1 अक्टूबर 1968 को यह प्रभाव में आया था। तो इसमें पूछा गया कि जो रूल नंबर 6 है
वह किसको डील करता है? तो रूल नंबर 6 की अगर बात करें तो यह मेनली पेनाल्टीज को यहाँ पर डील करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो रूल 5 के अंतर्गत यह सस्पेंशन को डील करता है, रूल 5 के अंतर्गत। इसके अलावा जो काफ़ी रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं, रूल 9, तो यह मेनली प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनाल्टी, मेजर पेनाल्टी को इम्पोज करने का जो प्रोसीजर होता है वह रूल 9 के अंतर्गत बताया गया है। रूल 11 के अंतर्गत प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनाल्टी, माइनर पेनाल्टी को कैसे इम्पोज किया जाए इसके प्रोसीजर रूल 11 के अंतर्गत बताए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें रिवीजन का, तो रिवीजन के लिए रूल 25 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच टाइप ऑफ डिफेक्ट्स इज डिटेक्टेड बाय यूएसटी, अल्ट्रासोनिक टेस्ट के माध्यम से किस प्रकार के डिफेक्ट को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है? तो जो एक्सेल के ऊपर जो इंटरनल क्रैक्स होते हैं, इंटरनल क्रैक्स, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूएसटी टेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, इंटरनल क्रैक्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा भी कई सारे टेस्ट होते हैं, डीपीटी टेस्ट होते हैं, जिसका प्रयोग हम सरफेस क्रैक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। जैगले टेस्ट का प्रयोग हम बियरिंग को क्रैक्स को जांचने में करते हैं। एडी करेंट्स जो होता है, ECA करेंट्स, इसका प्रयोग हम जो LHP कोच में जो चक्के प्रयोग होते हैं, इनके डिस्क में किसी प्रकार का सरफेस क्रैक्स हो तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। ये जितने भी डिफेक्ट्स जो करने के लिए जो प्रोसेस अपनाते हैं या मेनली नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो होते हैं, NDT टेस्ट क्या यह पार्ट्स होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हाट इज क्लास बी फायर, क्लास बी फायर क्या है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो क्लास बी फायर के अंतर्गत मेनली जो है वो फ्लेमेबल लिक्विड्स गैसेस को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत पेट्रोल डीजल्स वगैरह को इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर लिक्विड और गैसेज सच एज एल्कोहल, आइदर गैसोलीन, ग्रीस वगैरह को इसमें शामिल किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा क्लास ए के अंतर्गत वुड्स, प्लास्टिक, पेपर्स को शामिल किया गया है। क्लास सी के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल्स, फायर्स को शामिल किया गया है। क्लास डी के अंतर्गत मेटल्स को शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 2190/2010 कोड द लाइफ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, जो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर जो है इनके आई स्टैंडर्ड के अनुसार कितना लाइफ रखा गया है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इन दिए गए स्टैंडर्ड्स के अनुसार इनका जो लाइफ रखा गया है कार्बन डाइऑक्साइड का फायर एक्सटिंग्विशर का, वो मेनली 15 ईयर्स 15 वर्षों का रखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन केस ऑफ एन इनरूट ब्रेकेज ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ प्राइमरी स्टेज सस्पेंशन द LHP कोच कैन बी परमिटेड टू रन अप टू डेस्टिनेशन विथ escorting CNW staff at restricted speed of 2-km/h maximum if all other safety condition met। यहाँ पर बोला गया है कि इन रूट में किसी प्रकार के प्राइमरी स्टेज सस्पेंशन का स्प्रिंग अगर ब्रोकेज पाया जाता है LHP कोचेस का, तो इस केस में जो CNW स्टाफ के द्वारा जो डेस्टिनेशन तक एस्कॉर्ट किए जाते हैं पर्टिकुलर डेक का, तो उस केस में जो रेस्ट्रिक्टेड स्पीड होना चाहिए जब अन्य जो अदर आइटम सेफ्टी आइटम है वो प्रॉपर सही कंडीशन में पाया जाता है, तो उस केस में जो रेस्ट्रिक्टेड स्पीड होगा प्राइमरी स्प्रिंग के ब्रोकरेज केस में वह कितना होगा, तो वह मेनली 95 kmph। अगर कोई सारे आइटम्स अदर आइटम्स फिट है, इस केस में प्राइमरी स्प्रिंग और ब्रोकरेज पाया जाता है, तो 95 kmph के स्पीड से आप डेस्टिनेशन तक CNW स्टाफ के एस्कॉर्टिंग के माध्यम से अलाउ किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, अंडर विच प्राइमरी यूनिट द कॉस्ट ऑफ कंटेक्चुअल पेमेंट्स बुक्ड, कंटेक्चुअल पेमेंट्स को बुक करने के लिए जो प्राइमरी यूनिट्स का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है वो प्राइमरी यूनिट्स 32 का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें जो रेगुलर बेसिस में एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, प्राइमरी यूनिट 27 या कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक
स्टॉक के लिए जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल होगा उसको प्राइमरी यूनिट 27 के अंतर्गत रखा जाता है। वहीं प्राइमरी यूनिट 28 की अगर बात करें तो इसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम डायरेक्ट परचेज जो कि नॉन स्टॉक के लिए होता है, जो प्राइमरी यूनिट 28 के अंतर्गत रखे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द डिटेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट अलॉटमेंट मेड टू रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इज कंटेंट इन विच बुक। यहाँ पर बोला गया है कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक के लिए जो बजट अलॉटमेंट किया जाता है, जिसका डिटेल्ड डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए जो बुक रखा गया है वह रखा गया है पिंक बुक के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पिंक बुक के अंतर्गत जितने भी जो बजट अलॉटमेंट जो किए जाते हैं वो वर्क्स, मशीनरी एवं रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इफ सेंटर पिवेट साइलेंट ब्लॉक्स इज वर्न आउट विच इज दिस हैपेंस। जो आईसीएफ कोचेज में जो सेंटर पिवेट्स होते हैं इनके साइड में यहाँ पर साइलेंट ब्लॉक लगाया जाता है ताकि किसी प्रकार का यहाँ पर नॉइज वगैरह ना आ सके। तो अगर यह बर्न आउट कंडीशन पाया जाता है तो इससे जो लैटरल मूवमेंट होगा वो इंक्रीज कर सकता है, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। तो यहाँ पर बोथ ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर, हाउ मेनी ज्वाइनिंग डे और रेलवे स्टाफ कैन अवेल इफ द ट्रांसफर इज विद इन 1000 किलोमीटर ऑफ एग्जिस्टिंग पैलेस ऑफ पोस्टिंग। जो एग्जिस्टिंग पैलेस के पोस्टिंग से अगर 1000 किलोमीटर के अंदर आपका न्यू पोस्टिंग दिया जाता है तो उसके लिए जो ज्वाइनिंग टाइम लीव जो प्रोवाइड करवाया जाता है कर्मचारी का, यह ज्वाइनिंग टाइम लीव केवल और केवल प्रशासनिक बिहाफ पर कर्मचारी को ट्रांसफर करने पर मिलता है। तो इस केस में अगर बात करें कि अगर बिलो 1000 किलोमीटर का होता है तो इसके लिए जो टाइम फ्रेम रखा गया है ज्वाइनिंग टाइम का वो 10 डेज का रखा गया है। अगर वह 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक उसका अगर डिस्टेंस होता है तो उसके लिए 12 डेज 12 दिनों का दिया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें मोर देन 2000 किलोमीटर अगर डिस्टेंस होता है फ्रॉम एग्जिस्टिंग पैलेस टू न्यू पैलेस तो उस केस में यह 15 डेज का ज्वाइनिंग टाइम लीव कर्मचारी को प्रोवाइड करवाया जाता है। अगर इस बिहाफ पर अगर वह टाइम से पहले अगर न्यू पैलेस पर ज्वाइन कर लेता है तो इस केस में कर्मचारी को जो रिमेनिंग ज्वाइनिंग टाइम लीव होगा वह एलएपी के तौर पर उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें, नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, विथ रेस्पेक्ट टू पैसेंजर कंप्लेंट्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडीटी। पैसेंजर कंप्लेंट्स के संदर्भ में एडीटी का यहाँ पर मतलब पूछा गया। तो एडीटी का मतलब मेनली होता है एवरेज डिस्पोजल टाइम होता है। इसके अंत जो पैसेंजर कंप्लेंट्स वगैरह जो होते हैं जो रेल मेथड एप्लीकेशन के माध्यम से हो या 139 जो नंबर्स डायल नंबर्स दिए गए हैं इसके माध्यम से कोई कर्मचारी कंप्लेंट्स करते हैं तो इसमें एडीटी जो वर्ड्स होते हैं जो कि होता है एवरेज डिस्पोजल टाइम होता है उसको यह रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साउंडिंग ऑफ टू हुटर्स। टू हुटर्स अगर बजाया जाता है डिलीमेंट के समय तो इसका मतलब क्या होगा। तो अलग अलग हुटर्स का यहाँ पर अलग अलग मीनिंग होते हैं जब डिलीमेंट के समय यहाँ पर बजाते हैं। तो यहाँ पर हम 2, 4, 3, 5 इस प्रकार से हम कोडिंग करेंगे। यहाँ पर होम स्टेशन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एच से डिनोट करते हैं, यहाँ पर OH यानी आउट स्टेशन को डिनोट करेंगे। 2, 4, 3, 5 जो दिया गया है वह मेनली नंबर ऑफ हुटर को डिनोट करता है। इतने नंबर्स में हुटर बजाए गए हैं। अगर डिलीमेंट के समय 5 सेकंड के अंतराल पर 45 सेकंड के लिए 2 बार हुटर्स बजाया जाता है तो उस केस में होम स्टेशन पर केवल और केवल ART की रिक्वायरमेंट होगा। इसके अलावा 4 हुटर बजाए जाते हैं तो होम स्टेशन पर ही ART और ARMB एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वाहन का रिक्वायरमेंट दोनों का रिक्वायरमेंट होगा। वहीं 5 सेकंड के अंतराल पर 45 सेकंड तक 3 हुटर बजाए जाते हैं तो आउट स्टेशन पर ART की केवल रिक्वायरमेंट होगा और 5 हुटर बजाए जाते हैं तो आउट स्टेशन पर ART और ARME दोनों को रिक्वायरमेंट यहाँ पर आउट स्टेशन पर होगा। तो इस प्रकार नंबर ऑफ हुटर्स से यहाँ पर स्टेशंस यहाँ पर चेंजेस होते हैं, रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर चेंजेज हो जाती है। अगर वह 90 सेकेंड तक अगर हुटर बजाया जाता है तो उस केस में यहाँ पर
जो कैंसिलेशन जो है वो यहाँ पर कैंसिल कर दिए जाएंगे। ART एवं ARME का जो ऑर्डरिंग है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर केवल पूछा गया था 2 हूटर्स, तो 2 हूटर के केस में यहाँ पर होम स्टेशन पर 5 सेकंड के अंतराल पर 45 सेकंड के लिए अगर 2 नंबर्स में हूटर बजाए जाते हैं तो होम स्टेशन पर केवल और केवल ART की रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ART इज रिक्वायर्ड एट होम स्टेशन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है आउटसोर्सिंग ऑफ इंटीग्रेटेड हाउसकीपिंग एक्टिविटी इज कंसिडर्ड एज विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर बोला गया है कि इंटीग्रेटेड हाउसकीपिंग एक्टिविटी के जो आउटसोर्सिंग किया जाता है इनको कंसीडर किया जाता है किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स के अंतर्गत, तो इसको मेनली किया जाता है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है RLDA स्टैंड्स फॉर। RLDA का अर्थ क्या होता है मेनली, तो RLDA की अगर बात करें तो यह मेनली रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी RLDA का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज से पूछा गया है, इन विच ईयर हिंदी पार्लियामेंट सेक्शन, हिंदी संसद अनुभाग इसको हिंदी फॉर्म में बोलते हैं, का स्थापना कौन से ईयर में यहाँ पर किया गया है। तो हिंदी पार्लियामेंट सेक्शन की अगर बात करें हिंदी संसद अनुभाग का, इनका एस्टेब्लिशमेंट स्थापना 1960 के अंतर्गत किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द पार्ट 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची जो है पार्ट 17 जो कि 8th शेड्यूल के अंतर्गत आता है, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, इनमें कितने नंबर्स में आर्टिकल है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इसके अंतर्गत टोटल आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक रखा गया है। इसका नंबर्स टोटल 9 की संख्या में यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेनली 343 के अंतर्गत मेनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि लास्ट जो 351 होता है वह डेवलपमेंट ऑफ हिंदी को रिप्रेजेंट करता है। इसके बीच में कई सारे जो आर्टिकल्स होते हैं उनका अलग अलग यहाँ पर पर्पस के तौर पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हु चेयर्ड द फर्स्ट हिंदी सलाहकार समिति कंस्टिट्यूटेड इन 1973। 1973 में गठित किए गए हिंदी सलाहकार समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो 1973 में जो गठित किए गए थे हिंदी सलाहकार समिति, इनके अध्यक्ष की अगर बात करें तो इनका अध्यक्ष ललित नारायण मिश्र को बनाया गया था। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी सलाहकार समिति की अगर बात करें तो यह भारत सरकार के जितने भी मिनिस्ट्री एवं डिपार्टमेंट्स हैं इनके अंतर्गत बनाए जाते हैं और इनके जो चेयरमैन होते हैं वो पर्टिकुलर उसी डिपार्टमेंट के मिनिस्ट्री के चेयरपर्सन होते हैं। जो मंत्री मिनिस्टर वगैरह होते हैं वह इसके चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द सेंट्रल हिंदी कमेटी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। जो सेंट्रल हिंदी समिति जो है केंद्रीय हिंदी समिति वो किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, तो यह मेनली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी अगर बात करें चेयरमैन का सेंट्रल हिंदी कमेटी का, तो चेयरमैन इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं और डिप्टी चेयरमैन की अगर बात करें तो होम मिनिस्टर इसके डिप्टी चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा के ऊपर जो पार्लियामेंट्री कमेटी होते हैं, संसदीय कमेटी, इसमें मेंबर जो होते हैं वो टोटल 30 मेंबर्स होते हैं। 20 मेंबर्स जो होते हैं लोकसभा से, 10 मेंबर्स राज्यसभा से आते हैं। इसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच इज द फाइनल हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो फाइनल हिंदी कोर्स है
वो कौन सा प्रिस्क्राइब किए गए हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, आंसर है वो डिवीजन टू डिवीजन वेरी करते हैं। यहाँ पर नॉर्मली अगर बात करें जो एलिमेंट्री कोर्स होता है, शुरुआती कोर्स, वो प्रबोध के तौर पर लिया जाता है। इसके अलावा मिडल पोर्शन में प्रवीण, इसके अलावा प्राग्ञ, किसी किसी डिवीजन में प्रांगत को एज ए फाइनल शामिल किया जाता है। अगर आपके डिवीजन में अगर लास्ट तौर पर प्राग लिया गया है तो फाइनल हो जाएगा, और किसी डिवीजन में प्रांगत लिया जाता है तो प्रांगत यहाँ पर फाइनल कोर्स हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, उस डिवीजन के लिए। तो यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द नेम ऑफ द अवार्ड गिवन फॉर राइटिंग हिंदी नोवेल एंड स्टोरी बुक्स। हिंदी नोवेल एवं स्टोरी बुक्स को लिखने के लिए यहाँ पर जो अवार्ड दिया जाता है वह दिया जाता है प्रेमचंद पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार जो दिया जाता है वो कर्मचारी टेक्निकल बुक्स को ओरिजिनल रूप से लिखने पर दिया जाता है। मैथिली शरण गुप्त की अगर बात करें तो किसी कर्मचारी को अगर पोएम कविता वगैरह लिखते हैं तो उसके तौर पर यहाँ पर दिया जाता है मैथिली शरण गुप्त अवार्ड। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो इन बीच ऑफ दीज स्टेट्स उर्दू इज डिक्लेयर एज अ वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन से स्टेट्स के अंतर्गत यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर उर्दू को डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि बिहार स्टेट्स के अंतर्गत एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स फॉल्स अंडर बीच रीजन्स। ऑफिशियल लैंग्वेज के अनुसार 3 रीजन्स में भारत क्लासीफाई किया गया है, ए रीजन्स, बी रीजन्स एवं सी रीजन्स के अंतर्गत। जिसमें से अगर बात करें तो ए रीजन्स के अंतर्गत मेनली जो स्टेट्स हिंदी भाषी क्षेत्र है जैसे कि बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस राजस्थान, ये सारे जो स्टेट्स है इसको मेनली ए रीजन के अंतर्गत रखा गया है। जबकि यूनियन टेरेटरी की अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश को, तो इसके अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली यूनियन टेरेटरी को यहाँ पर शामिल किया गया है रीजन ए के अंतर्गत। वही यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि जो अंडमान एवं निकोबार आइलैंड्स है वह रीजन ए के अंतर्गत रखे गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ मीटिंग ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। यहाँ पर आपसे OLIC का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंतर्गत, जो कि होता है ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। इनका मीटिंग का आवधिकता पूछा गया है, तो इनका जो मीटिंग का आवधिकता होता है वह वंस इन 3 मंथ्स के अंतराल पर यहाँ पर इसका मीटिंग कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसका डिवीजन स्तर पर अगर मीटिंग होता है तो इसके चेयरमैन DRM खुद होते हैं। जोनल स्तर पर अगर मीटिंग होता है तो इसके चेयरपर्सन जनरल मैनेजर होते हैं। OLIC को मीटिंग कंडक्ट कराने का जो मेन पर्पस होता है ताकि हिंदी का प्रोग्रेसिव जो यूज है वो उसको रिव्यू किया जा सके। इसके अलावा आपसे TOLIC का भी पूछा जा सकता है। तो जो TOLIC जो होता है टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, तो उनका मीटिंग का अंतराल 6 महीने होता है, जबकि OLIC का मीटिंग का अंतराल 3 महीने पर किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वंस इन 3 मंथ्स। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।